झूठ बोला हुआ था कि मेरी ना मंगनी हुई है। ये मेरी दोस्त ने मुझे मशवरा दिया था, तुम बस सबको बोलते ना मेरी मंगनी हुई हुई है तो कोई तुमसे ऐसी बात ही नहीं करेगा। मैंने कहा हाँ ये ठीक। मोहब्बत कैसे चेंज हुई है ओवर द टाइम? मोहब्बत पहले तो नहीं थी, शादी के बाद हुई है। दुनिया में जो देंगे ना वही आपको मिलेगा। नफरत देंगे आपको नफरत मिलेगी, आप इज्जत देंगे आपको इज्जत मिलेगी। जो चीज आप देंगे ना अल्लाह आपको वही वापस करेगा। हमारे यहाँ ना ईमान पक्के नहीं अब लोगों के। सऊद को कभी गा के मनाया है? मनाती मैं नहीं हूँ, खुद ही मनाते हैं। अज़रा को थप्पड़ पड़ना चाहिए था। हाँ Are you in क्योंकि favor of बहुत सारे थप्पड़? पढ़ने चाहिए थे तो एक ही पढ़ा। जमाल साहब कुछ कर लेते ना पहले। देखिए मैं आपके हक में बात कर रही हूँ। लेकिन जमाल को आदत हो चुकी है अब 17 साल से बर्दाश्त करने की। मुझे कहते थे ना जवेरिया ये तो लाइनें है ही नहीं स्क्रिप्ट में। मैंने कहा ये घर पे रह गई थी ना बोलनी उस लड़ाई में, तो आज बोल दी, आप चले गए थे कब। आपसे कुछ अल्लाह पाक ले रहे होते हैं ना, चाहे वो आंसू ही क्यों ना हो आपके, आपको बहुत कुछ दे भी रहे होते हैं। अब किसी का भी इंतजार नहीं, तोड़ा दिया। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन खुशा मैगज़ीन। आज जो मेरी मेहमान है क्लास 7 में थी जब उन्होंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा। 20 साल से ज़्यादा हो गए हैं उनको, लेकिन ऑन एंड ऑफ वो आती जाती रही थी। लेकिन रिसेंटली बेबी बाजी में एज अज़रा उन्होंने हम सबको दोबारा पकड़ लिया और हम सब सोच रहे हैं कि कहाँ थी आप इतने अरसे से। शी इज़ अ प्रोड्यूसर, राइटर, एक्ट्रेस एंड अ होस्ट। तो आज हमारे साथ हैं जवेरिया सऊद। आइए मिलते हैं, उनके सफ़र के बारे में कुछ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप बताएं। बिल्कुल ठीक। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, इतना अच्छा आपके मैं प्रोग्राम्स देखती हूँ, इंटरव्यूज़ देखती हूँ, चैनल पे आपके देखती रहती हूँ। बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है, बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव और बहुत इन्फॉर्मेटिव आपके प्रोग्राम्स होते हैं। थैंक यू सो मच। ये तो उल्टा हो गया, इससे पहले मैं कुछ कहती आपने मुझे कह दिया। थैंक यू सो मच। हमारी कितने दिनों से बात चल रही थी ना, मुझे लगता है कि पाकिस्तान से हमारा था कि, लेकिन आपकी मसरूफियत बहुत ज़्यादा थी। और फिर किस्मत ये कि वो उस वक्त आप यूएस में थी जब हमने बेबी बाजी का वो इंटरव्यू प्लान किया, तो वो इसलिए मिस हो गया। लेकिन आज फाइनली आप हमारे साथ हैं। मुझे सबसे पहले आप ये बताएं राज क्या है? आई ऑलवेज सी यू स्माइलिंग, बबली, लाइक मैं आपका नाम सोचती हूँ ना, आपका लेती हूँ नाम तो मेरे जहन में आता है मुस्कुराहट आती है, यू नो प्लेजेंट, एक अच्छी सी वाइब आती है, खुशी का ख्याल आता है। तो मुझे लग रहा था कि कैसे, ये क्या ज़िंदगी का मंत्र है? आई वॉन्ट टू पिक अप सम यू नो गाइडलाइंस फ्रॉम यू। देखिए जब आप हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं ना, ग्रेटिट्यूड जिसको आप कहते हैं, तो जब आप ये काम करते हैं ना तो आप कभी भी रोते हुए नज़र नहीं आएंगे लोगों को, हमेशा हंसते हुए नज़र आएंगे। चाहे आपकी लाइफ में, हर इंसान की लाइफ में सब चीज़ें होती हैं, चाहे वो परेशानी हो, दुख हो, तकलीफ़ हो, सब कुछ होता है। लेकिन हाँ, वो मैं अपने ऊपर हावी नहीं करती कोई चीज़। मैं कहती हूँ अच्छा अगर ये वक्त मेरे ऊपर आया है तो इसका अल्लाह की कोई मसलहत होगी, तो चलो इसको भी इंजॉय करके गुजार दें, क्योंकि रोते हुए भी गुजरेगा, हंसते हुए भी गुजरेगा। सही बात है। तो ये आपके ऊपर है ना कि आप बीमार हो जाएं, बीमारियां लगा लें, या आप हंसते हुए निकाल दें। तो ये शुरू से ऐसा ही था या कुछ ज़िंदगी में हुआ जिसके बाद आपने कहा कि यार बस अब मैं जो हूँ ना ये रखूँगी कि मैं पॉजिटिव रहा करूँगी? अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बड़ा करम किया और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। बचपन से हम लोग एक फैमिली सब साथ रहते थे, उसमें भी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं जाती हैं, देखते रहते। तो मैंने अब ये चीज़ अपनी अम्मी से सीखी कि मेरी अम्मी बड़े से बड़ी चीज़ भी कोई हो जाती थी तो मेरी अम्मी को मैंने कभी हिम्मत हारते हुए नहीं देखा। वो कहती थी अरे कुछ नहीं होता, अल्लाह बेहतर करेगा, बस ठीक है हो गया, आप क्या करें, अल्लाह ने यही लिखा था। ये होता है उनका ना। मैंने उनको कभी ये नहीं देखा कि वो किसी घर के कोने में सर पकड़ के बैठी हूँ या मुँह बसोर के बैठी हूँ। तो हमेशा अम्मी को मैंने बड़ा हिम्मत वाला देखा है, तो शायद वहाँ से ये चीज़ मैंने अडॉप्ट की है। और कितनी ये आपने कहा है तो मैं सोचूँ कितनी इंपॉर्टेंट बात है ना कि माँ बाप जिस तरह रवैया रख रहे होते हैं या जिस तरह घर में होते हैं वो बच्चों के ऊपर कितना इम्पैक्ट करता है। आपके ऊपर वो एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट हुआ, ये एटीट्यूड आपका चेंज हुआ। अच्छा तो वो गाना कौन सा था जो सऊद ने आपको देख के गाया? एक्चुअली हम लोग की जो है ना हमारी कोई सऊद ने जो मेरे लिए गाना गाया था वो सऊद ने गाया था मेहंदी में। ओके तो वो जो फर्स्ट वाली मुलाकात थी, एक तो गाना जो था, हाँ, एक तो पहले मैच पे टकराए थे आप। वो गाना मेरे लिए नहीं गाया था उन्होंने, वो गाना उन्होंने वैसे ही गाया था। वो एक प्रोग्राम था। रुकिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना। पहले तो एक मैच पे आप लोगों की का ऐसे आमना सामना, वो जो फिल्मों में नहीं दिखाते। मैं सोच रही हूँ कि फिल्म बने तो वो होगा ना स्लो मो में आप दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं कि कुछ साल बाद यही लोग। अच्छा मजे की बात है कि वो हम ऊपर जा रहे थे और वो टीम जो है वो नीचे जा रही थी। ओके तो वो टीम के कुछ लोग थे जिनमें सऊद भी थे और आर्टिस्ट भी थे, इंडियन आर्टिस्ट भी थे। तो ये कहाँ था मैच? दुबई में था। मैं अपना जो लास्ट आई थिंक मैंने ड्रामा किया था अना, वो करने गए हुए थे
और फिर हम पूरी टीम वहाँ गए थे। तो बस मैंने ऐसे ही, मैं यूँ जा रही थी, वो यूँ जा रहे थे, बस ऐसे चलते तो नजर मिली? हाँ, कोई इतना, लेकिन उस वक्त कैसे? रहमो गुमान में भी नहीं था कि ऐसा कुछ बट होगा। उस वक्त आपने नोट किया था या नहीं किया था? नहीं, उस वक्त उनको भी नहीं, उन्होंने तो कहा ही मुझे अच्छी लगी थी। हाँ, लेकिन उन्होंने ये कहा इंटरव्यू में कि उस वक्त मैंने देखा, कुछ किया भी या नहीं बात नहीं की, लेकिन मुझे अच्छी लगी थी, मैंने देखा। बिल्कुल, उसके 4-5 साल के बाद, 5 साल के बाद, फिर 4 साल के बाद फिर आप उनकी बहन ने उनको बोला कि ये एक लड़की है, हम गज़ल प्रोग्राम में थे, उनकी बहन ने देखा, भांजी थी, बहन थी, उन्होंने कहा कि एक लड़की हमें बड़ी अच्छी लगी है और ये ड्रामों में आती है, तो तुम्हारे लिए अगर तुम बोलो तो हम जा रहे हैं परसों, तो हम तुम्हारे लिए रिश्ता ले जाएं। ओके। तो उन्होंने कहा अच्छा कौन लड़की है, तो उन्होंने दिखाया, तो उन्होंने कहा कि इसको तो मैंने देखा है कहीं। फिर उनको याद आया, फिर उन्होंने कहा अच्छा ये ड्रामों में आती है, तो फिर मेरी जो नन थी उन्होंने बताया कि हाँ ये अन्ना ड्रामे में आती है ये वो। अच्छा, उस वक्त ये बात कर चुकी थी उनसे, जिस प्रोग्राम में हम लोग थे। उसके बाद ये स्टेज पे आए, मैं स्टेज के सामने ही बैठी थी, इन्होंने गाना गाया, वो तुमको देखा तो ये ख्याल आया, ओके, जिंदगी धूप तुम घना साया। अच्छा। तो बस उसके बाद अब मुझे नहीं पता कि वो गाना उन्होंने मुझे देख के, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि पूछा नहीं, क्योंकि वो बहुत सभी गा रहे थे वहाँ पे, वो भी आके 2-4 गाने गा के चले गए। अच्छा, तो आपने नोट किया था उन्हें जब वो गा हाँ, रहे वो थे? देख रहे थे, और मुझे हमारी एक एक्ट्रेस हमारे साथ बैठी थी, उन्होंने मुझे 2-3 दफ़ा कहा कि ये तुम्हें देख रहा है गाते हुए। तो मैंने कहा देखने तो देख रहे हैं, तो बस दूसरे दिन रिश्ता आ गया। बस हम ओके, दूसरे दिन रिश्ता आ गया। ओके। और मैं पता है घर में ऐसी उठ के चली गई थी बस घर से, मैंने कहा चलो गज़ल प्रोग्राम में ऐसी शॉल लपेटी और चली गई बस। वहाँ क्या पता था? हाँ, कि सादा हुस्न। दूसरे दिन रिश्ता आ गया। ओके। मुझे उस वक्त भी यकीन नहीं आया कि हैं अच्छा रिश्ता आ गया, पप्पा ने कहा तुम्हारे लिए। फिर वो मैं दादी के घर पे थी उस वक्त, मेरी अम्मी का घर करीब ही था, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप इनके घर रिश्ता लेके जाइएगा। फिर चूँकि अमजद साबरी मरहूम हमारे ननियाल की तरफ से रिश्तेदार लगते थे, तो फिर सऊद ने उनको लिया, उनको लेके आए। फिर उसके बाद हमने कहा अच्छा, अम्मी लोगों ने कहा अच्छा सोच के बताएंगे। फिर एक और बार रिश्ता आया, उसमें इनके दोस्त थे कुछ, ब्रिगेडियर हारिस, अब तो माशाल्लाह वज़ीर दाखिला बन गए वो, ब्रिगेडियर हारिस थे, उसमें रैम्बो भी थे, सब लोग ही आए मेरे घर, शान से लेके हर बंदा आया है। और दो या 3 दफ़ा तो रिश्ता आया है। वैसे पहली दफ़ा तो ये था कि मैं अपने घर पे नहीं थी, दूसरी दफ़ा जब आया तो बोला सोच के बताएंगे, फिर तीसरी दफ़ा जब आया तो उन्होंने कहा नहीं हम तो हाँ लेने ही आए हैं और हाँ लेके ही जाएंगे। ओके, तो बस फिर हो गया। सो अरेंज मैरिज, कंप्लीटली मैरिज। तो आपको क्या लग रहा था उस वक्त? जानती तो होंगी आप, वो तो काफ़ी उस वक्त उनका नाम था। हाँ, काफ़ी उस ज़माने में तो ये सोशल मीडिया था नहीं, तो अखबारों में अक्सर तस्वीरें और ख़बरें होती थी। तो फ़ैन थी आप उनकी पहले? मैं एक्चुअली मैं ऐसे कुछ फ़ैन नहीं थी, लेकिन हाँ हमारे 4 ही हीरो थे, तो हम उनको 4 ही पसंद थे हम लोगों को, क्योंकि वही फिल्मों में आते थे। और इतना कोई वहाँ पे उस वक्त तक तो इतना भीड़ भी नहीं थी कि अब तो हर जगह आर्टिस्ट, आप किसी भी कोने में चले जाए आपको माशाल्लाह, टिकटॉक हो कोई भी जगह हो आपको आर्टिस्ट मिल जाते हैं। लेकिन एक जो वो स्टार्स का एक कहना चाहिए कि वो होता है ना कि अच्छा ये स्टार्स हैं हमारे, तो वो तो मुझे था कि इतने बड़े स्टार्स हैं, मैं कैसे शादी कर लूँ। अच्छा, ये मैं बाद में चाह रही थी कि ये हाँ, क्योंकि मैं तो उस वक्त तक काम भी छोड़ चुकी थी, मुझे शोबिज़ छोड़े हुए भी तकरीबन 3-4 साल हो चुके थे। तो मुझे ये था कि अच्छा, मैंने हमेशा ये सोचा था कि मैं शोबिज़ में शादी नहीं करूँगी। तो लेकिन बस फिर वो मैंने यही कहा कि मैंने पप्पो से कहा, अम्मी से कहा, दादी से कहा, मैंने कहा नहीं इतना बड़ा स्टार है, इतने स्कैंडल्स हैं, फीमेल फॉलोइंग होगी, अफेयर्स हैं, सुने हैं, पढ़े हैं, देखे हैं। तो फिर मेरी अम्मी ने कहा कि देखो शादी के बाद सब ठीक हो जाता है। फिर मेरी दादी ने भी मुझे यही समझाया कि उसकी शराफत ये है कि उसने रिश्ता भेजा है। ट्रू, उसने तुमसे वो भी एक नहीं 3 दफ़ा आते रहे, कॉल नहीं की, कोई दोस्तियां बढ़ाने की कोशिश नहीं की, कोई मुलाकात के लिए नहीं कहा तुमसे, तो इसका मतलब कि उसकी नीयत साफ़ है। तो फिर मैंने फिर इस्तिखारा वगैरह किया, वो चीज़ें खुद ब खुद उस डायरेक्शन में चलना शुरू जाती हैं जो अल्लाह ने आपको। एक खुशी भी थी कि एक नाम, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी, दोस्त थी मेरी बचपन की, वो मुझसे हमेशा ये कहती थी कि तुम जब भी शादी करना ना अपने से ऊपर लेवल के बंदे से करना, क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी मर्दों के अंदर ये एक चीज़ होती है कि वो अपने से ऊपर ख़वातीन को देख नहीं पाते। हमारे यहाँ ज़्यादातर मर्द हजरात ऐसे ही होते हैं कि अगर वो डोमिनेटिंग होते हैं थोड़ा, तो वो कभी भी ये नहीं देख पाते कि हमारी बीवी हमसे ऊपर है या हमसे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सऊद को जितना पाया कि शादी के बाद मेरे अंदर जो फ़न थे वो उन्होंने निकलवाए।
चाहे वो गाने का हो, चाहे वो लिखने का हो, चाहे कुछ भी हो। और कभी भी मैंने सऊद को ऐसा नहीं देखा कि वो किसी भी चीज़ से मेरी उनको कुछ वो हुआ हो। वो बहुत खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं मेरी किसी भी कामयाबी पर। मतलब उनको जितनी खुशी होती है ना, कभी कभी तो जो रिलेटिव्स हैं वो कहते हैं कि कभी कभी तो हमें लगता है कि ये तुम्हारे जो फैलाने में तुम्हारी खबरें सबसे ज़्यादा ये फैलाता है, जवेरिया ने ये कर दिया, जवेरिया ने ये किया, जवेरिया ने ये किया, जवेरिया ने ये किया। दोस्त भी यही बोलते हैं कि बहुत तारीफ़ करते हैं पीछे बैठ के। तो ये मेरे लिए एक बहुत ऑनर्ड की बात है कि जब मैं अपने सवाल लिख रही थी ना, तो मेरे जहन में ये सवाल आ रहा था और मैं थोड़ा झिझक रही थी कि मैं सोची थी पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मुझे क्यूरोसिटी यही थी कि एक इतने बड़े एक्टर से अगर आप शादी कर रहे हो तो क्या जहन में चल रहा होता है। लेकिन आपके साथ तो ये था कि आप खुद भी एक्ट्रेस रही हुई थी और आपने भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम, और आपका नाम भी बहुत था, वो आपने छोड़ दिया था कुछ सालों के लिए अपनी मर्जी से। बट इट्स नॉट दैट कि आप कम्प्लीटली अननोन थी, आपको इस इंडस्ट्री से फेमिलियरिटी नहीं थी। तो मेरी ये था कि तजस्सुस था मुझे। सब चीज़ें मिक्स होती हैं, आपको खुशी भी होती है, डर भी लग रहा होता है। और डर एक ये होता है कि अगर वो ना खास्ता बाद में चल ना पाए, है ना। फिर जब आपको इंसान को फेम, और ख़ासकर स्टार, मतलब पाकिस्तान में और क्या चीज़ 3-4 ही स्टार थे ना उस जी, बिल्कुल। वो स्टार है माशाल्लाह। अब आप कह रही हैं मुझे और हिट कर रहा है कि वाकई नाउ दैट यू सेइंग इट, तो वो और सबके वाकई आपने तो वो जो 4 बड़े नाम थे उनसे तो आपको खुद भी यकीन नहीं आ रहा होगा। ऑफ कोर्स। और ये एक ही रह गए थे जिनकी शादी नहीं हुई थी। ओके। तो मुझे बस ये था कि ये कहीं बाद में प्रॉब्लम्स ना हो, बाद में कोई और अच्छा ना लग जाए, कहीं ये उस टाइप का आदमी ना हो जो कि मतलब होता है ना ख़वातीन में बहुत ज़्यादा, क्योंकि अफेयर्स तो मैंने बहुत सुने थे। फिर इनके बारे में ये भी जब रिश्ता लेके आई थी तो इनकी बहन ने ये भी बताया कि ये न्यूयॉर्क में फ़ैशन शोज़ किया करते थे। तो फिर वो भी एक चीज़ कि अच्छा ये वहाँ पढ़े हुए हैं, वहाँ की इन्होंने पढ़ाई की हुई है, वहाँ से पढ़ के यहाँ आए हैं, तो ये वहाँ के लोग बहुत आज़ाद ख्याल होते हैं। बहुत सारी चीज़ें बड़ी अजीब व गरीब सी आ रही थी। लेकिन फिर मेरी अम्मी ने और मेरी दादी ने मुझे बहुत सुकून के साथ समझाया और ये कहा कि अगर अल्लाह ना करे तुम्हारे साथ बाद में कुछ और होना है, अगर तुम्हारे नसीब में लिखा है ऐसा, तो ये नहीं होगा, कोई भी और होगा, वही होगा। जो तकलीफ़ें इंसान ने उठानी है, जो लिख दी गई हैं। हाँ, ये ज़रूर कहा कि भाई दुआओं से चीज़ें बदल जाती हैं, तो आप दुआ करें और नीयत साफ रखें। और आई एम श्योर वो अपनी तरफ से उन्होंने जो भी जान पहचान थी वो की, और हाँ, यही बात वो लोग इनके ख़ानदान को देख रहे थे ना, क्योंकि हाँ। जो मेरे हस्बैंड का जो ख़ानदान है वो आप सभी जानते हैं, दुनिया से छुपा हुआ नहीं है। मेरे जो ससुर थे कारी ज़ाहिर कासमी, उन्होंने जब 13 अगस्त की रात 12 बजने में 5 मिनट पर जब ऐलान हुआ था कि ये ऑल इंडिया रेडियो है और अब से कुछ देर बाद एक ज़रूरी ऐलान किया जाएगा, उसके बाद उनकी किरत थी, उन्होंने किरत की, और उनकी किरत के बाद जैसे ही 12 बजे तो ये अनाउंसमेंट हुई कि ये रेडियो पाकिस्तान है और मुबारक को पाकिस्तान वजूद में आ चुका है। आप कह रही हैं, मुझे कुछ इतना इमोशनल फील हो रहा है सुनते ही साथ ना। तो यानी 5 मिनट पहले ऑल इंडिया रेडियो और 5 मिनट के बाद ये रेडियो पाकिस्तान है, और मुबारक पाकिस्तान ससुर की किरत से। फिर उन्होंने रेडियो पाकिस्तान पे काफ़ी सालों तक उन्होंने किरत की, और माशाल्लाह वो बड़े बड़े यहाँ पे प्रोग्राम्स कराते थे कारियों के, पूरी दुनिया से कारी बुलाए जाते थे और वो प्रोग्राम्स होता। अब तो खैर ये सब यहाँ पे होता नहीं है, तो बड़े बड़े प्रोग्राम्स कराते थे और पॉलिटिक्स में भी थे वो, काफ़ी अर्सा रहे। मेरी नंद भी थी साथ उनके, और मेरी नंद जो है वो पहली कारिया थी और वो सेकंड पोजीशन भी ली थी उन्होंने। आई थिंक श्रीलंका में कोई प्रोग्राम हुआ था तो पाकिस्तान को उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। फिर मेरे हस्बैंड के जो चचा, सऊद के चचा जो हैं कारी वहीद ज़फ़र कासमी, फिर कारी शाकिर कासमी जो पीटीवी से इकरा पढ़ाते थे बच्चों को, कुरान शरीफ पढ़ाया उन्हें कितने साल, अभी कुछ अर्सा पहले उनका इंतकाल हुआ है। तो बहुत सारे इनकी पूरी फैमिली, ख़ानदान ऐसा था कि मेरी फैमिली को तो ख़ानदान की थी, ऑफ कोर्स, कि इतना अच्छा ख़ानदान है, इतना अच्छा ख़ानदान है, यही देखते हैं ना आप। बिल्कुल। तो वो लोग तो फ़ाहन कर चुके थे अपनी तरफ से, दिमाग में मैं रह गई थी बस। मुझे कुछ और जो है वो प्रॉब्लम्स थी कि ये ना हो, ये ना हो। लेकिन बस वो कहते हैं ना कि आप चाह रहे होते हैं कभी कोई चीज़ और आपके डर और अंदेशे आप करने नहीं दे रहे होते, लेकिन फिर आपके साथ कोई अगर ऐसा मिल जाए जिसको जो आपको मशवरा दे, तो फिर आप उस पर
अमल कर कर लेते सकते हैं। हैं, सही ये बात था कि है। चाह तो मैं भी रही थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो समझ नहीं आ रही थी कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बस ये था। बट माशाल्लाह से इतना अच्छा आपने पूरा बताया, और वो सुनते ही मुझे हो रहा है कि हाँ, इतने बड़े बड़े नामों के साथ कनेक्शन है, और उनके साथ आपका टाइम भी गुजरा हुआ है, वो एक अपना ही एक्सपीरियंस है माशाल्लाह से। अच्छा, तो आपने क्लास 7th में नातें पढ़ना शुरू की थी? जी, जी। आपकी नेबर थी जो आप जो नहीं, मैंने स्कूल में पढ़ती थी, ठीक है। तो हमारे बिल्कुल बराबर वाले घर में नाहिद हसन जैदी रहती थी जब मैं बहुत छोटी थी। तो मैं वो बच्चा थी जो अपने घर से ज़्यादा बराबर में ज़्यादा टाइम गुजारता है ना पड़ोस में ज़्यादा जाता है, खाना भी वहीं जाके खाता है तो फिर उनकी शादी हो गई, वो पहले रेडियो पे काम करती थी, फिर वो चली गई पीटीवी, फिर उन प्रोड्यूसर हो गई वो। फिर एक बार वो मिलने के लिए आई, तो उन्होंने मेरे कप्स वगैरह देखे, तो उन्होंने पूछा किस चीज़ के हैं, तो मैंने उनको बताया कि स्कूल में मैं मिली नगमे नाते और ये गेम्स भी खेलती थी काफ़ी, उसके सारे मेरे कप्स और मेडल्स थे। उन्होंने कहा टीवी पे पढ़ोगी? तो मैंने कहा पता नहीं। तो मेरी फूफो ने फ़ौरन कहा हाँ क्यों नहीं पढ़ेगी। दादी ने कहा हाँ पढ़ेगी पढ़ेगी। फिर पापा से पूछा, पापा ने कहा हाँ ठीक है जाओ, क्योंकि नाहिद बाजी एक हमारी फैमिली का हिस्सा थी, ट्रस्ट था तो उन पे तो ऐसा आंख बंद करके ट्रस्ट था ना। तो फिर उन्हीं के साथ मैंने की मिलाद भी किए पीटीवी के, नाते भी। तलाल बद्रुल लैना सबसे पहले हमारी थी, ऑडियो होती थी, फिर वीडियो करते थे। उसके बाद अफशा अहमद साहिबा थी, उनके साथ काफ़ी हम लोग नाते पढ़ी, उनके साथ भी किया हुआ है, नाते पढ़ी है ना उनके साथ। हाँ, okay. उसके बाद फिर बहुत सारी थी, मुनीबा शेख, ये सारी पुरानी जितनी भी हमारी थी उनके साथ मिलाद भी पढ़े। फिर उसके बाद कुछ वो पढ़ाई भी ज़ाहिर साथ साथ चल रही थी, और मेरी एज ऐसी थी कि ना मैं बच्चों में थी ना मैं बड़ों में थी, बीच में थी। तो उसमें कोई ऐसे कैरेक्टर्स नहीं थे। एक मैंने फिर नाहिद हसन जैदी का ही एक ड्रामे में छोटा सा रोल किया था, ये जहाँ एक आता था, उसमें म्यूज़िकल प्ले था वो, उसमें गाने ज़्यादा होते थे, एक्टिंग थोड़ी कम होती थी, सीन्स होते थे। तो उसमें मैं अब्दुल्ला कादवानी की बहन बनी थी छोटी। That was your first जी debut फर्स्ट एक्टिंग, हाँ बिल्कुल, वो मैंने किया। फिर उसके बाद ये हुआ कि मेरी एक और फ्रेंड थी बचपन की दोस्त नवीन राजदा याकूब, हमारी एक एक्ट्रेस थी, उनकी बेटी थी नवीन, वो जो है वो कंपेयरिंग किया करती थी और मैं मॉडलिंग किया करती थी गानों में हसन जहांगीर का गाना हो गए और ये अरशद महमूद और ये सारा, उस ज़माने में तो यही लोग बड़े सिंगर होते थे, इनके गानों में मॉडलिंग हो रही है, प्रोग्राम हो रहा है, 14 अगस्त के गाने हो रहे हैं, बस ये सारा कुछ होता था। प्रोग्राम में मॉडलिंग हो रही है, ये क्या, सॉरी थोड़ा सा बताएंगे? भाई मॉडलिंग पहले ये होती थी कि एक बंदा गाना गाया जा रहा है और एक स्टोरी उस गाने में चल रही है, उसमें मैं मॉडल हूँ तो ये भी मैंने उन्हीं के उसमें नाहिद हसन जैदी के साथ ही किया। उसके बाद फिर काफ़ी टाइम के बाद, तकरीबन 3 साल के बाद, मैंने जो अपना पहला सीरियल किया वो अनहोनी किया था। हाँ, वो कैसर ज़मानी साहब का था, और वो पहला मेरा अच्छा जो रोल होता है जो शुरू से, उसमें काफ़ी अच्छी 3 बहनों की कहानी थी। उसमें मैं थी, महानूर बलोच एक बहन थी हमारी बड़ी, एक और मेरी बड़ी बहन बनी थी क्योंकि मैं सबसे छोटी बहन थी। वो बीना, वो अब काम नहीं करती, उन्होंने बहुत कम काम किया। उसमें हुमायूं सईद थे और अदनान जिलानी थे, काजी वाजिद साहब थे, डूडी आपा थी, दुर्दाना बाट, काफ़ी अच्छी कास्ट थी वो। तो इंटरेस्टिंग था, मज़ा आ रहा था आपको जब पहला ये ड्रामा? बहुत मज़ा आ रहा था। तो डर लग रहा था या कि इतने नामों के साथ, या आप क्योंकि एक्टिंग तो नहीं की थी ऐसा, आपने पहली, ये पहला आपका वो था, तो उस वक्त क्या फीलिंग है? तो कैमरा फेस किया तब कैसा था? नहीं, उस वक्त ये फीलिंग थी कि यार कुछ करना है इनके सामने, कुछ अच्छा करना है ताकि इज्जत रह जाए, घबराना नहीं है, अच्छा रोल करना है, अच्छा काम करना है। और नई थी तो ज़ाहिर है वो पिछला मैं देखती हूँ, मुझे लगता है इतनी गलतियाँ थी उसके अंदर लेकिन बहुत अच्छा ड्रामा था, बड़े अच्छे माहौल में, बड़े अच्छी तरीके से हमने किया। और उसके बाद फिर मैंने पीटीवी से बहुत काम किया, कासिम जलाली साहब के साथ, और टीपू सुल्तान किया मैंने, हाय जेदी किया, और अनवर मकसूद साहब ने लिखा था, और सच्चे वो किया, काफ़ी काम किया। लेकिन बचपन में शौक था आपको एक्टिंग का? ये बाय चांस आप आई हैं फिर आपको देखिए स्कूल में तो मैंने किया है काफ़ी ना, ठीक है, लेकिन वो ऐसा होता है ना कि ख्वाब होता है लोगों का कि हम एक्टर बनेंगे? नहीं, ऐसा कभी कुछ भी नहीं सोचा था, कभी सोचा ही नहीं था। नाते भी जब पढ़ी थी तो सब भी ये था कि मैं सिंगर बनूंगी, हाँ सिंगर बनूंगी, लेकिन वो मौका ही नहीं मिला उसके बाद। बल्कि अभी हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे तो पता नहीं क्या बात हुई, तो मैंने आपसे कहा कि मुझे लग रहा है आपको एक्टिंग का इतना शौक नहीं है, क्या करना चाह रही हैं आप? तो नहीं, मुझे एक्टिंग, देखें एक टाइम होता है ना, उस वक्त जब शौक हुआ, फिर दिल चाहा कि ये कैरेक्टर भी करूँ, ये भी करूँ, ये भी करूँ, और मैंने किया भी। लेकिन बस ये होता है कि आर्टिस्ट चाहे कुछ भी कितना ही काम कर ले ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ रह ही जाता है कि अच्छा ये नहीं किया, ऐसा होना चाहिए था, वो नहीं किया, या वो कर भी चुकता है तो कहता है वैसे नहीं किया जैसे मुझे करना चाहिए था।
तो ये वो एक टचने की तो रह जाती है। तो आप सीख कैसे रही थी, क्योंकि ऐसा सच आपका बैकग्राउंड तो नहीं था, तो डायरेक्टर सिखाते थे, साथ के जो को एक्टर्स थे सीनियर वो सिखाते थे, आप खुद कुछ कर रही थी, कैसे सीखने का प्रोसेस? देखिए हमारी खुशनसीबी ये थी कि हमने पीटीवी से किया, तो हमारी उर्दू, हमारा लहजा, हमारा तलफ़ुज़ वो ठीक करते थे हमेशा। और पीटीवी पे एक बहुत ही अदबी किस्म का एक क्या कहना चाहिए माहौल होता था। हम रिहर्सल करते थे, जब हम रिहर्स करते थे तो हमारे जो आर्टिस्ट बड़े बड़े सब साथ बैठ के करते थे। ओके। और वो बताते थे आपको कि नहीं आप ये गलत बोल रहे हो, आप ये गलत कह रहे हो, इसको इस तरह से बोलो, इसको इस तरह बोल लो। फिर डायरेक्टर, फिर वो बस तो वो इसी सब तरह मिलजुल मिल के हाँ आ ही गया आप। और फिर जब आप अपने आप को खुद जब तक आप अपने आप को खुद देखते नहीं हैं और आपको खुद नहीं समझ में आता कि आपने ये गलत बोला। शुरू में मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलती थी कि बस जल्दी से ख़त्म करूँ, डायलॉग बोल के ख़त्म कर दूँ, इस तरह होता है शुरू में जब आप आते हैं ना। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता बस बैठता गया चीज़ें। फ़ैन रिएक्शन बताएं उस वक्त कोई, जब आपने टीवी पे आना शुरू हुई और बाहर निकली, लोगों ने देखना शुरू किया, तो कोई कभी कुछ हुआ, कोई फ़ैन के साथ इंटरेक्शन, कोई इंटरेस्टिंग मज़े का किस्सा? यार फैंस तो उस ज़माने में बेचारे सादे लोग थे बड़े, वो ऑटोग्राफ लिया करते थे। उस ज़माने में तो पिक्चर्स का भी ऐसा वो नहीं था। ऑटोग्राफ्स मैंने काफ़ी दिए, बहुत दिए लोगों को। और जब कॉलेज, क्योंकि मैं उस वक्त नई नई कॉलेज में आई थी जब मेरा ड्रामा हिट हो चुका था, अनहोनी जो था, तो उस वक्त मैं फर्स्ट ईयर में थी। तो जब मैं, क्योंकि कॉलेज का माहौल बिल्कुल डिफरेंट था ना, स्कूल आप ख़त्म किया आपने और स्कूल में बहुत पाबंदियाँ होती हैं, कॉलेज थोड़ा सा आपको आज़ादी दे देता है। तो जब मैं कॉलेज में आई उस वक्त मेरा ड्रामा चल के हिट हो चुका था। तो फिर तो आप सेलिब्रिटी होंगी अब जब हाँ, कॉलेज तो गई होंगी। अब हुआ ये कि मैं चाहती थी कि मुझे घर के करीब कॉलेज में एडमिशन मिले, जबकि मेरा जो नाम आया वो वुमेंस कॉलेज में आया, वो बहुत दूर था। तो फिर उसके बाद जब मैं यहाँ पर आई, पप्पू मुझे लेकर आई इस सर सैयद में, हम वहीं रहते थे सर सैयद के पास ही। तो फिर उन्होंने देखा, अच्छा वो उनका, अरे आप तो ड्रामों में आ रही हैं आजकल, ये क्योंकि उस ज़माने में आना मुश्किल था, हिट होना आसान था। अब के ज़माने में आना आसान है, हिट होना मुश्किल है, क्योंकि इतने चैनल ज़्यादा हो गया। उस वक्त सिर्फ 2 ही चैनल थे, एक प्राइवेट चैनल था और एक हमारा पीटीवी था बस। तो फिर उसके बाद काफ़ी अल्लाह का शुक्र है कि बहुत लोगों ने, लड़कियों में कुछ जलती भी थी। वही कहना, हाँ, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती थी? होगी, हमें क्या है, वो होता है ना, अरे होंगी कोई एक्ट्रेस, हमें क्या है, वो जो वाली भी होती थी ग्रुप। बट अगर इतनी फेमस जैसे आप थी उस वक्त, माशाल्लाह से लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया था, तो दोस्तें बनाना आसान था? दोस्ती थी कोई आपकी? मेरी बस वो कॉलेज में एक ग्रुप था, वही दोस्तें थी। अब एक ही रह गई है मेरे साथ, नवीन, बाकी सब। लेकिन उस वक्त जब आपने कॉलेज स्टार्ट किया तब आसान था, क्योंकि बहुत से लोग मेरे कॉलेज में मेरी स्कूल की फ्रेंड्स। अच्छा, आप लोग साथ गए थे? ओके ओके, स्कूल की थी, बस सिर्फ फर्क ये था कि किसी ने मेडिकल ले लिया, किसी ने इंजीनियरिंग ले ली, बट आप लोग सब साथ थे। हाँ, तो वो आसान हो गया होगा। हाँ, वो अच्छा था। अच्छा, तो फिर एक्टिंग करते करते फिर आपने छोड़ दी एक्टिंग? हाँ, मैंने छोड़ दी। क्यों? बस कुछ दिल भी मेरा वो हो गया था कर करके, बोर हो गई फिर थी मेरी आप? अम्मी ने मुझे कहा कि अब तुम एक्टिंग छोड़ दो, बस अब तुम शादी का सोचो। तो मैंने कहा कि वो शादी। और ये कब की बात है? 2000? मेरी अम्मी तो मुझे 1999 से कहना शुरू हो गई थी, ओके, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। लेकिन मेरे कुछ स्कॉटलैंड के कुछ दो प्रोजेक्ट्स थे, वो मैंने कंप्लीट करने थे। कुछ मेरा ये दुबई का था आना, ये सब ख़त्म करना था। हम सब उम्मीद से मैं करती थी, होस्ट करती थी उसको, वो उसके चल रहे थे एपिसोड्स। तो फिर मैंने कहा अच्छा जब ये सब ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं छोड़ दूँगी। फिर मैंने छोड़ दिया, और ऐसा छोड़ा कि मैंने लोगों से भी ख़त्म कर दिया ताल्लुक़, शोबिस के लोगों से भी। नंबर चेंज कर लिया, घर भी हमारा चेंज हो गया, तो किसी को पता ही नहीं था मैं कहाँ हूँ। बट ये इतना ड्रास्टिक चेंज, और मैं ये सोच रही थी कि वो इंसान जो इतने अरसे से करता आ रहा है, क्योंकि आपकी एसोसिएशन भी एक बड़ी छोटी उम्र से स्टार्ट हो गई थी ना, क्लास 7 बहुत छोटी उम्र होती है, और फिर आपने छोड़ दिया, कंप्लीट ब्रेक। मिस नहीं करती थी? अजीब सा नहीं फील होता था? मुझे ऐसा लगा कि देखिए मैंने ना बहुत छोटी उम्र से काम शुरू किया था, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मैंने अपने घर वालों के साथ इतना कोई लाइफ स्पेंड नहीं की। ओके। तो वो जो 3 साल 4 साल मेरी लाइफ के थे, वो हमने बहुत मज़े किए घर में। बहनें, भाई मेरा दुबई चला गया था, वहाँ जॉब करता था, वो आता था। फिर अम्मी पापा, हम सब, यहाँ तक कि ये होता था कि हम फजर पढ़ के और हम वॉक पे निकल जाते थे। ओके। और वॉक करते थे 1 घंटा, फिर असर के वक्त फिर वॉक करने चले जाते थे।
तो बड़ा अच्छा एक वो टाइम ऐसा गुजरा मज़ेदार सा कि मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ। हाँ, फाइनेंशियली तौर पे थोड़ा बहुत होता था कि यार पहले तो पैसे आ रहे थे, अब पैसे भी नहीं आ रहे। मेरा हाँ। अगला क्वेश्चन यही था कि हाँ। वो जमा किए हुए थे या उसका भी ब्रेक थोड़ा हिट किया? एक्चुअली वो उस वक्त के जब आप काम कर रहे होते हैं ना, तब आपको इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जब आप घर में होते हैं ना, तो आपके खर्चे वैसे ही कम हो जाते हैं। सही बात है। और मैंने अपनी जो मैं जो पैसा सारी ज़िंदगी जो भी मैंने कमाया, तो मेरी फैमिली ने कभी मुझसे कुछ लिया नहीं। घर चलता था वो पापा की उससे चलता था, बिजली के बिल होते थे वो पापा देते थे, गैस के बिल होते थे वो पापा भाई वगैरह सब जॉब करते थे। तो मुझसे कभी किसी ने ऐसा नहीं हुआ कि मेरे ऊपर किसी ने मेरी चीज़ पर डिपेंडेंट हो ना, तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा किसी को। और मुझे इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि जब मैं शूट्स करती थी तब मैं कपड़े वगैरह बनाना, जाना आना, गाड़ी का पेट्रोल का ड्राइवर रखा हुआ, ये वो सारी चीज़ें, तो वो खर्चे वैसे ही ख़त्म हो गए। ये हुआ ना, तो इसलिए मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ा। अगर मेरे वजह से चल रहा होता घर ना, तब हमें फ़र्क पड़ता शायद। तो ऐसा कुछ फ़र्क पड़ा नहीं, अल्लाह का शुक्र है। और मेरी जो सेविंग थी वो भी सेव ही थी, मैंने कभी वो निकाली भी नहीं। अच्छा, मैं एक इंटरव्यू आपका सुन रही थी, तो आपने उसमें कहा कि दादी ने वादा लिया था जब आप एक्टिंग स्टार्ट करी थी कि वादा करो तुम कोई गलत हरकत नहीं करोगी, और आपने वादा लिया था। मेरी दादी फिर शादी पे भी अम्मा ने जब शादी का बोला तो उन्होंने कहा दादी ने वादा ले लिया था, तो मैं बहुत सीधी काम पे फोकस थी। लेकिन आपने उसके साथ एक और बात कही जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, एंड आई वांटेड टू आस्क यू कि उसका क्या मतलब था। आपने कहा कि खुद को भी इंसान को ना बहुत सी चीज़ों को रोकना पड़ता है जब आप उस माइंड फ्रेम से ही नहीं जा रहे कि हमने कुछ इधर उधर देखना है, हमने सिर्फ अपना काम करना है। तो आपका क्या कहना चाही थी कि एज एन एक्ट्रेस, क्योंकि मुझे लगता है ये आजकल की लड़कियों पे भी अप्लाई हो सकता है कि आपको अपने आप को एक सर्टेन तरीके से कैरी करना पड़ता है क्योंकि आप चाहते हैं किसी को गलत मैसेज ना दे दें। देखें, मैं ये कहती हूँ कि इंसान खुद अगर ठीक हो तो वो किसी भी फील्ड में हो ना, तो वो ठीक रहता है। और अगर वो खुद ठीक नहीं हो तो वो कितने ही अच्छे माहौल में हो, वो कहीं ना कहीं से गंदगी ढूंढ ही लेता है उसमें भी। तो हाँ, पहले थोड़ा डिफरेंट थी चीज़ें, और पहले के लोग डिफरेंट थे, और कोई अगर आपसे कुछ गलत बात करना भी चाहता था तो उसका भी तरीका डिफरेंट होता था। जब आप अपना एटीट्यूड ही ऐसा रखते हो ना कि मैं बहुत अच्छी खुश मिजाज थी, ऐसा नहीं है कि मैं कोई मुंह बना के बैठी रहती थी शूट पे, मैं बड़ी अच्छी खुश मिजाज हर एक से बात करना, लेकिन मैंने कभी इस तरह के मजाक और इस तरह की चीज़ें किसी के साथ नहीं की कि किसी की हिम्मत हो कुछ कहने की। एक बाउंड्री आपने क्रिएट की हाँ, थी। क्योंकि ये आपके अपने रवैये पे मुनहसर होता है कि आप सामने वाले को कितना वो कर रहे हो, इजी फील करा रहे हो, ये वो कितना कंफर्टेबल है आपसे कोई भी बात करने के लिए, ये था। तो और दूसरी चीज़ ये, मैंने सबको झूठ बोला हुआ था कि मेरी ना मंगनी हुई है। आपने ये मेरी दोस्त ने मुझे मशवरा दिया था कि सुनो तुम बस सबको बोलते ना मेरी मंगनी हुई है, तो कोई तुमसे ऐसी बात ही नहीं करेगा। मैंने कहा हाँ ये ठीक है। तो ये सबको ये मैंने कहा हुआ था। तो उसके बाद जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं, तो फिर उसके बाद ये हुआ कि बहुत सारे लोग ऐसे भी थे कि यहाँ पर कि जो आपको आपकी पर्सनैलिटी की बिना पे आपको काम देते हैं। कि आप कुछ अगर उनको फ़ायदा दे रहे हैं तो वो आपको फ़ायदा देंगे, वरना नहीं। इंटरेस्टिंग। ये भी होता है ना, हर जगह ऐसा होता है। तो उधर से बहुत सारी चीज़ें भी हो रहा था, उस वक्त भी ये था। तो बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसे रोल जो मेरे हाथ से निकले, वो इस वजह से भी निकले, और मुझे उसका कोई गम नहीं है। आपने जवाब में कुछ नहीं कहा, आपने उनको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया। हाँ, क्योंकि मुझे उसका कोई गम नहीं है। तो बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी हुआ कि मैंने वो कैरेक्टर, एक मुझे अच्छा रोल मिल गया, और उसके बाद उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि शायद हमने इतना बड़ा रोल दिया है तो पता नहीं, ये तो हम जो कहेंगे वो हमारे वो ताबे हो गई, और ये हो गया वो हो गया। तो वहाँ पे भी मैंने उनको शट अप कॉल दे दी। तो उससे ये हुआ कि आप देखें, बहुत सारी चीज़ें आपको ना शैतान वरगलाता है ज़िंदगी में, आपको आपके फ़ायदे दिखाकर कि तुम ये कर लोगे तो तुम्हें ये फ़ायदा मिलेगा। उस वक्त आपको अपना ईमान, अपनी वैल्यूज़, अपनी फैमिली, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये आपको बताती हैं कि आप क्या हैं। और फिर आप उन चीज़ों को रोक कर उन चीज़ों में अपने आप को स्ट्रॉन्ग रख के आप आगे बढ़ते हैं। क्योंकि इंसान है ना, सोच आ ही जाती है। और मुझे लगता है कभी कभी ये भी हम सोचते हैं एक दफ़ा तो है, छोटी सी तो चीज़ है, क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन वो ही आपको नहीं पता होता कि वो आपको किस डगर पे चला पड़ेगी। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि कोई चीज़ में आप फंस जाओ तो आप सिर्फ ये देखो कि इस चीज़ का फ़ायदा क्या है और इसका नुकसान कितना है।
अगर फ़ायदा कम है और नुकसान ज़्यादा है तो आप क्यों कर रहे हो वो चीज़? सो अगर मैं थोड़ा सा पूछूं, अगर आप बताना चाहें, इफ़ यू आर ओके विद, तो आप जो कह रही हैं कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो क्या एक्सपेक्टेशंस थी उनकी, कि कोई इनअप्रोप्रिएट किस्म की आपसे वो नहीं एक्सपेक्टेशंस ऐसे ही ऐसे कुछ वो उनकी हिम्मत किसी की ऐसी होती नहीं है कि आप बोलें। वो बस ये होता है कि अरे रात को क्या कर रहे हैं, वहाँ पे शो प्रोग्राम है, वहाँ पे वो है, पार्टी है, डिनर है, ये वो। तो मैंने कहा सॉरी, मैं पार्टीज डिनर्स नहीं अटेंड करती, और मैंने कभी नहीं किया शादी से पहले आज तक। आप कहीं मेरी कोई पिक्चर नहीं देखेंगी, कोई, मैं इतनी सोशल थी नहीं, मैं थी बहुत बोरिंग। लेकिन वैसे तो आप बहुत, वैसे मैं हूँ, लेकिन मैं अपनी, देखें अभी भी मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं उन लोगों के साथ जाती हूँ, सबसे मिलती हूँ, बैठती हूँ, लेकिन मुझे पता है ऐसा लगता है जैसे मैं अपना टाइम ज़ाया कर रही हूँ इन लोगों के साथ। मुझे ना खाली लोगों के साथ बैठना अच्छा नहीं लगता, जिनकी बातों में कोई डेप्थ नहीं होती, जिनकी बातों में कोई कहते हैं ना कि वो एक डब्बा बस बज रहा है, पत्थरों का डब्बा नहीं, आवाज़ होती है बस खाली, कोई मैसेज नहीं होता, कोई चीज़ नहीं होती, कुछ आप वहाँ से लेके नहीं उठते। जब आप कुछ कहीं से कुछ आप ऐसी चीज़ लेके नहीं उठ रहे, तो फिर आपका फ़ायदा क्या है वहाँ बैठने का, टाइम ज़ाया करने का? और वो भी एक कॉस्ट पे आप करें ना, अपनी फैमिली। हाँ, उससे तो बेहतर है कि आप अपने घर वालों के साथ बैठ के एंजॉय करें, अपनी फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ। तो ऐसी जगह पे खोखले लोगों में बैठना मुझे पसंद नहीं है, मजबूरन मुझे बैठना पड़ता है, लेकिन बस ना मुझे ऐसा लग रहा होता है जैसे चींटियां काट रही हैं, उठो उठो बस उठो बस उठो बस उठो, ये होता है सही मेरे बात साथ। है, मुझसे नहीं बैठा जाता, मेरी शक्ल पे आ जाता है। बहुत कम दोस्त हैं जिनके साथ मैं बैठती हूँ, एंजॉय करती हूँ, हंसी मजाक है वो, लेकिन मुझे सिर्फ फेक लोगों में मैं नहीं बैठ सकती। अच्छा ये बताएं कि एक एज अ फीमेल एक्टर जब आप काम करती थी और अब आप जब दोबारा इंडस्ट्री में आई हैं, क्या कुछ चेंज हो गया है? क्या अब औरतों के लिए काम करना आसान हो गया है, बेहतर हो गया है, या उस वक्त बेहतर था? आपको क्या चेंज नज़र आ रहा है? देखिए हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अब जो है ना काम करना बहुत आसान है। ओके, ठीक है, लेकिन अब चूँकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि अगर आपके साथ कोई ऐसी कुछ गलत बात भी करता है तो आप सोशल मीडिया पर चले जाते हैं, आपके एनजीओज़ इतनी, आप एक क्लिक पर है ना हर चीज़। तो मुझे लगता है कि अब बहुत आसान है लड़कियों के लिए अपने आप को प्रोटेक्ट करना, हाँ, या अपने लिए स्टैंड लेना। प्रोटेक्ट करना आसान है अब क्योंकि उस ज़माने में मतलब ज़्यादा इतना वो नहीं था कि आप कोई आप किसी भी सोशल मीडिया पे डाल दें जी मेरे साथ ये हुआ है और वो चीज़ फैल गई और सब खड़े हो गए आपके लिए। लेकिन अब यहाँ पे कुछ कभी कभी ऐसा भी मुझे नज़र आता है कि जैसे अब ख़वातीन भी ना ज़रा झूठ भी बहुत बोलने लगी हैं और उसको गलत तरीके से भी इस्तेमाल किया जा रहा है उन चीज़ों को। लेकिन मुझे लगता है कि चाहे वो औरत हो चाहे मर्द, हर एक की इज़्ज़त होती है और सबको मुझे लगता है ऐसे टाइम का अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं सामना ज़रूर करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि वो हमारी इंडस्ट्री हो, हमारी इंडस्ट्री के अलावा जितने मीडिया हैं जो दूसरे टाइप के काम करते हैं लोग, चाहे आप किसी भी फील्ड में चली जाएं, हर जगह ये है, कहीं ऐसा नहीं है कि ना हो, क्योंकि देखें बुराई और अच्छाई साथ साथ चलती है। लेकिन अगर हम माहौल की बात करें इंडस्ट्री के और इंडस्ट्री की ओवरऑल वर्किंग कंडीशंस की बात करें, तो आपको लगता है कि एज अ यंग फीमेल तब ज़्यादा आसान था या अब ज़्यादा बेहतर हो गया है? आई थिंक अब ज़्यादा बेहतर हो। क्या दो तीन चीज़ें? अब आसाइशें बहुत ज़्यादा हैं और अब काम बहुत ज़्यादा हो रहा है और बहुत पैम्पर्ड रखते हैं आर्टिस्ट को, काफ़ी वो करते हैं। हाँ, जो नई आने वाली ख़वातीन हैं उनके लिए थोड़ी मुश्किलात होती हैं, मैं देखती भी हूँ अक्सर, उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। रिस्पेक्ट आई थिंक पहले ज़्यादा मुझे क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रगल करनी नहीं पड़ी इसलिए मुझे इतना पता नहीं है, क्योंकि मैं आई और मैंने एक ही ड्रामा किया और सब मुझे ड्रामाज मिलने शुरू हो गए, तो मैंने स्ट्रगल की यहाँ तक पहुँचने में अपने काम के लिए, आने के लिए स्ट्रगल नहीं की मैंने। समझ आया। तो मुझे लगता है कि शायद पहले और अब बराबर ही है। आई थिंक ओके, आप अब ज़रा खुले हो गए लोग, खुल के बोल देते हैं चीज़ें। पहले लोगों में थोड़ी झिझक थी, डर था, रिस्पेक्ट ज़्यादा थी। जब आप यंग लड़कियों से के साथ काम कर रही होती है, उसमें क्या चेंज नज़र आता है एज एक्टर्स आपको फ्रॉम आप अपने टाइम से अगर कंपेयर करती हैं आप? तो मुझे देखें जिन लोगों के साथ मैंने काम किया अभी तक, क्योंकि मैंने इतना काम किया नहीं, मैंने जब काम छोड़ा था उसके बाद जब मैंने काम शुरू किया तो मैंने अपना ही प्रोडक्शन की,
तो अपनी प्रोडक्शन में काम करना तो बहुत इजी होता है ना True. आपके लिए। हाँ, तंग करते हैं लोग, नहीं करते हैं, वो तो सब चीज़ें हर चलती रहती हैं वक्त के साथ। लेकिन जब आप किसी और के साथ, फिर मैंने 20 साल बाद, आई थिंक 20 साल बाद काम शुरू किया था मैंने, नंद ड्रामा किया था मैंने, तो मुझे बहुत डिफरेंट लगा कि तो बहुत बदल गई है इंडस्ट्री। काफ़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और सब करना, टाइमिंग का बहुत ख्याल रखना चीज़ों का, क्योंकि पहले तो हम जब काम करते थे तो 12-12 बज जाते थे, 1-1 बज जाता था, कुछ पता ही नहीं होता था कब पैकअप होना है, क्या होना है। अब हर चीज़ का एक तरह से देखा जाए तो बहुत बेहतर हो गया है, काम बहुत बेहतर हो गया है, काम जो हमारे क्या कहना चाहिए, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है पहले से। लेकिन अब बस ये ज़रा सा हो गया है कि जो नए लोग आ रहे हैं ना, उन थोड़ा सा उनमें प्रोफेशनलिज्म थोड़ा कम है। मुझे ऐसा लगता है कि वो काम से ज़्यादा बाकी चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे होते हैं। ये फ़ोन जो हाथ में होता है ना, ये रखा ही नहीं जाता उनसे। हम तो होते थे ना, हम तो अपने स्क्रिप्ट्स के अलावा कुछ पढ़ते ही नहीं थे। True. हम सोचते थे कि किस तरह बोलना है, सीन किस तरह बोलना है। सब नहीं, कुछ लोग उनका बस मेन मकसद होता है कि मैं फ़ोन चेक कर लूँ, मैं ये डाल दूँ, मैं स्टोरी डाल दूँ, मैं इंस्टा पे चली जाऊँ, अभी मैं लाइव चली जाऊँ या चला जाऊँ, वो ज़्यादा हो रहा होता है। काम पे तवज्जो कम होती है। उसके बावजूद इतना अच्छा काम करते हैं सब, लेकिन अगर वो इस पे ज़्यादा तवज्जो तो उससे अच्छा 100% दे सकते हैं अपना। सही बात है। अच्छा ये बताएं, आपने कुरान भी पढ़ा हुआ है तफसीर के साथ? अल्हम्दुलिल्लाह। एक जगह आप मेंशन कर रही थी, तो आपको तब कभी ऐसा फेस हुआ, और क्या अभी भी कभी जब आप मेंशन करती हैं फेस करना पड़ता है कि लोग अज्यूम करते हैं कि अच्छा एक्ट्रेस है तो कुरान तफसीर के साथ पढ़ा है, उनको नहीं रिलेट कर पाते हैं, उन्हें सरप्राइज़ होता है, ये फेस करने को मिला है आपको? पिछले साल हम हज पे गए थे और हम हज पे हम लोग मिना में थे। और फजर की नमाज़ पढ़ के मैंने कहा चलो थोड़ा चाय वगैरह पी लें, तो हम लोग चाय के लिए बाहर निकले, तो मैंने देखा सऊद वहाँ खड़े हुए चाय पी रहे, तो मैं सऊद के पास चली गई। तो एक खातून वहाँ से गुजरी और वो वहाँ रुकी, वो मुड़ी और उन्होंने कहा कि तुम जवेरिया हो? मैंने कहा हाँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो मैंने उनको कहा, मेरा फुटबॉल का मैच है, वो खेलने आई हूँ, आप भी आइएगा देखने। है? मैंने कहा तो फिर वो तो चली गई। तो सऊद ने कहा जवेरिया तुम हज पे आई हो, तुम किस तरह बात कर रही हो लोगों से? मैंने कहा सऊद आप उनका सवाल तो देखें। हाँ। मैं एहराम में मिना में खड़ी हूँ, खैमे में खड़ी हूँ, वो मुझसे कह रही तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हम यहाँ नहीं आ सकते? क्या हम हज नहीं कर सकते? बिकॉज हम एक्टर्स हैं तो हम ये नहीं कर सकते। हाँ, ये फेस बहुत ज़्यादा अक्सर मिलादों में लोग कहते हैं आप यहाँ कैसे, आप यहाँ कैसे? अरे भाई यहाँ कैसे, क्या मतलब? इनका सवाल ही यही होता है। बेचारे खैर सीधे लोग हैं, उनको उस वक्त वो देख के ना थोड़ा घबरा भी जाते हैं। आर्टिस्टों को देख के ना समझ नहीं आता कि क्या सवाल करें, तो वो इस तरह के अजीबोगरीब सवाल कर जाते हैं। लेकिन वो तो हद हो गई ना कि एहराम में मिना में हज पे हैं, कोई हाजियों के अलावा वहाँ जा नहीं सकता, और वो मुझसे कहें तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने सोचा कि अक्सर ये चीज़ फेस करनी पड़ती है, मुझे लगता है। हम इंटरव्यूज़ भी करते हैं ना, और बहुत से लोग माशाल्लाह से, ये इतना जब मैं लोगों से बात करती हूँ, इतनी चीज़ें आपको लोगों के बारे में नहीं पता चलती हैं, और इतनी इंटरेस्टिंग बातें पता चलती हैं, कुछ इतना आप लर्न करते हैं, आपको रिस्पेक्ट ज़्यादा आती है, बहुत सी चीज़ें आप पिक करते हैं, और आप ये भी देखते हैं कि कितने लोगों को कितना डिफरेंट टाइप का कनेक्शन है अल्लाह ताला के साथ ना। तो वो मेरे लिए बहुत एक लर्निंग का प्रोसेस होता है। लेकिन फिर कभी कभी आप कमेंट्स भी पढ़ते हैं, तो आप हाँ। इसलिए असल में हमारे यहाँ लोग जो है ना, वो ये नहीं देखते कि जिससे आपको मैसेज मिल रहा है वो मैसेज क्या है। अगर मैं कोई अच्छी बात कर रही हूँ, जैसे मैं रमज़ान ट्रांसमिशन करती हूँ, और उसमें अगर मैं कोई ऐसी बात कहती हूँ और कोई एक बात भी अगर किसी के दिल में चली जाती है, और वो तो मेरे लिए बहुत आपकी बात है ना, आपके लिए अपने। लेकिन हमारे यहाँ लोगों का इशू ये है कि वो ये नहीं देखते कि सामने वाला क्या कह रहा है, वो ये देखते हैं कि कौन कह रहा है। अच्छा ये कह रहा है, अरे ये कौन होता है कहने वाला? यहाँ ये मसला है। लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हुलियों से नहीं होता इंसान के। आप चले, मैं आपको बुरी लगती हूँ ना, आप मेरी बात ही मान लें। अगर मैंने कोई अच्छी बात कह दी तो उस बात को मान लें, छोड़ दें मुझे। यहाँ पर्सनल हो जाते हैं लोग। ये बड़ा भी आपका कनेक्शन अल्लाह का आप दोनों के दरमियान है, उस पर कोई और कैसे कमेंट कर सकता है। लेकिन मुझे लगा कि एक अच्छा टाइम है जब हम इस कॉन्वर्सेशन को कर सकते हैं, थोड़ी अवेयरनेस लोगों में भी डाल सकते हैं। हाँ, कि देखें हर इंसान थोड़ा सा जजमेंट्स कम होनी चाहिए मे बी ना। अल्लाह ताला किसको किस नज़र से देखता है ये किसी के फरिश्ते भी नहीं जानते, और हमें नहीं पता किसी का
कितनी इबादत, कितना ताल्लुक अल्लाह से किस तरह का है, उसका यकीन कितना है, यू नो भाई चीज़ पे। क्या पता कि मुझे अल्लाह ताला ने इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ कि मैं अगर मैं चुन ली गई हूँ, अगर मैं अल्लाह की बात कर रही हूँ रमज़ान, चाहे मैं 1 मिनट के लिए भी कर रही हूँ, अगर मैं कोई मैसेज ही पहुँचा रही हूँ तो ये मुझे अल्लाह ने चुना है ना। बिल्कुल। मैंने 5 रमज़ान ट्रांसमिशंस की अगर, ठीक है, 5-5 6-6 घंटे की, और उसमें सिर्फ अल्लाह का जिक्र था। चाहे मैंने वो किसी से बात की, चाहे किसी ने मुझे कुछ बताया, मेरे कान वो सुन रहे थे, मेरी आवाज़ वो बोल रही थी, लाखों लोग वो सुन रहे थे, अल्लाह ने चुना है ना। बिल्कुल। तो तुम कौन होते हो कहने वाले कि ये कौन होती हैं करने वाली? तुम कौन हो? मैं तो जो हूँ, मुझे तो अल्लाह ने चुन लिया, तुम कौन हो? मैं तो ये कहती हूँ। आप एतिकाफ में भी बैठती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा एक्सपीरियंस होता है? हाउ डज इट चेंज यू? यार बहुत साल हो गए तो बैठते हुए, मुझे लगता है कि शायद मुझे याद भी नहीं है। आई थिंक मैं जब पहली बार बैठी थी उसके बाद कुछ चेंज फील हुआ था, और ओवर द टाइम क्या हर बार के बाद आपको कुछ? मुझे हमेशा से बड़ा ना एक अपनी तरफ खींचती थी ये चीज़। मेरी जो खालाएँ हैं, मेरी माशाल्लाह अम्मी 6 बहनें, तो हमारी खाला 2 जो हैं, 2 या 3 आई थिंक, वो बैठती थी एतिकाफ में, और हम उनको, जैसे वो ख़वातीन का मदरसा था गली के कॉर्नर पर ही, तो वो वहाँ बैठती थी मदरसे में ही, घर वहीं से जुड़ा हुआ था, रास्ते मतलब एक मंजिल थी बड़ी सी, तो उस तरह। तो हम उनके लिए इफ्तारी वगैरह लेकर जाया करते थे, और उस वक्त मुझे बड़ा एक इंस्पायर करती थी ना वो चीज़ कि काश हम भी बैठें, काश हम भी बैठें। तो फिर जब मैं और मेरी बहन दोनों, हमने अम्मी से कहा कि हमें भी एतिकाफ़ में बैठना है, तो अम्मी ने फ़ौरन बोला कि हाँ बैठो, क्यों नहीं बैठोगी? बहुत खुश होंगी वो तो। हाँ, जबकि अम्मी को ये भी था कि हाय काम कौन करेगा। मैं तो खैर इतना काम वाम नहीं करती थी, मैं बहुत कामचोर थी, लेकिन मेरी बहनें वगैरह करती थी। तो फिर हम दोनों बहनें पहली बार एतिकाफ़ बैठी, वो आई थिंक 1999 में, मुझे याद है, नहीं इस वाले घर में थे हम 98 में। ओके। हाँ 98 में, जब से अब तक मैं बैठ रही हूँ, सिर्फ 4 मिस हुए मुझसे बस। दैट्स सो नाइस। अब मेरी बेटी भी बैठती माशाल्लाह, 2 दफ़ा वो भी बैठ चुकी है मेरे साथ। तो उसने खुद किया या आपने उसको बोला? उसने खुद बोला। वही ना, आप जो कर रही हैं उसने देखा, उसने पिक किया ना। उसने खुद बोला कि मामा मैं बैठ सकती हूँ। मैंने कहा क्यों नहीं, उसके स्कूल की छुट्टियाँ थी उस वक्त, तो मैंने कहा बेटा फ़ोन नहीं होगा, कहने की हाँ मुझे पता है। माशाल्लाह, एंड शी इज़ वेरी यंग। हाँ माशाल्लाह, उसने कुरान पाक ख़त्म किया मेरे साथ पूरा माशाल्लाह एतिकाफ़ में। तो जब मॉर्निंग शो छोड़ा था, मिस किया था फ़ौरन आपने? नहीं उस वक्त मैं बहुत ज़रा, मुझे लगा कि हाँ जश्न आज़ादी मना रही हूँ मैं इतने दिनों से। जश्न आज़ादी मुबारक, देर तक सो, देर तक जागो। फिर कुछ टाइम के बाद ना फिर मैंने मिस करना शुरू, मैंने कहा यार ये तो मुझे लोग याद आ रहे हैं, जो तो बैठते थे आके, बातें याद आ रही हैं, लोग आना, बातें करना, उसका एक अपना मज़ा है। मुझे अगर मुझसे पूछे तो मैं कहती हूँ कि मुझे अगर होस्टिंग हो ना, तो मैं वो सबसे पहला मेरा जो है ना चॉइस वही होगी। तो सारी चीज़ों में वो राइटिंग, एक्टिंग, प्रोडक्शन, हाँ, सबसे सिंगिंग और होस्टिंग में से होस्टिंग इज वन, होस्टिंग जो बेस्ट है मेरी, क्योंकि वो नई चीज़ आपको करने को मिल रही है ना। अभी हम ये भी बात मैं अच्छी नहीं कर पाती, होस्टिंग में अच्छी कर लेती हूँ, तो इसलिए मैं कहती हूँ होस्टिंग सही है। मुझे तो लगता है आप अच्छा गाती हैं। बस गा लेती हूँ, तो इतना अच्छा नहीं गाती हमें आप जो हम जिक्र कर रहे थे। मैं अपना ही लिखा हुआ आपको एक छोटा सा वो सुनाती हूँ। ये खुदा और मोहब्बत मैंने लिखा था, तो उसका एक पोर्शन ये था जो कि आप लोगों ने शायद कभी सुना नहीं होगा। हाँ, ये दिल में कैसी उलझन है, मैं क्या मांगू खुदा जाने, मोहब्बत तो गुनाह भी है, मोहब्बत ही खुदा भी है, मैं मर जाऊँ ना इस गम में, ना कह पाऊँ कि चाहत है, मेरा जीना इबादत है, मेरा मरना मोहब्बत है, खुदा के नाम। ये आपने खुद लिखा था? आपने वो कितना बताई थी, 700 एपिसोड्स लिखी हैं आपने किसी ड्रामे की? मेरे हर ड्रामे की एपिसोड्स बहुत लंबी गई हैं,
सॉरी, पहले तो आपने बहुत अच्छा गाया। अच्छा, मैं तो एक बात से दूसरी बात में निकल के मुझे ख्याल आया कि शुक्रिया बहुत बहुत, आपने ये हमारे लिए गुनगुनाया, बहुत अच्छा। मुझे ना सुना हुआ था लेकिन आई थिंक मैं भूल गई थी, फिर मैंने कोई शो देखा, मैंने कहा अरे आप तो गाती है, मैंने कहा लिख लो, आएंगी तो गवाना ज़रूरी है ना, ये तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सो आपने लिखा भी, और उससे पहले कभी नहीं लिखा था, मतलब बचपन में या कभी लिखने का बचपन एक्सपीरियंस में नहीं था? मैं कोशिश करती थी लिखने की, और वो जो जुम्मे के अखबार में कहानियाँ आती थी ना। अच्छा, छपा हुआ है आपका? अरे कोई एक भी नहीं छापा उन अच्छा, लोगों ने। सॉरी। इतनी मैं लपेट लपेट के लिफाफे लगा लगा के स्टैम्प पे और टिकट्स और पता नहीं क्या क्या, कभी नहीं छापा। भाई आप टीवी के लिए लिखना था ना आपने। देखे। फिर जब मैंने साउथ को ये बातें बताई, साउथ ने कहा तुम लिखती क्यों नहीं हो, तुम लिखो, ये जिंदगी तुम लिखो। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं लिख सकती भाई, आपके पैसे लगे हुए प्रोडक्शन के बंद ही। सो ये जिंदगी आपका पहला राइटिंग एक्सपीरियंस था? जी। वाओ, ओके। तो पहली एपिसोड लिखी तो साउथ ने क्या रिस्पांस दिया, क्या अच्छा था, चेंजेस हुई, हाउ वाज इट? मैंने जो है एक्चुअली मैं ना ऑब्जर्व बहुत करती हूँ चीज़ों को ना, और फिर उस पर मैंने लिखा। जब वन लाइनर लिखा तो वो काफ़ी अच्छा लगा सबको, और फिर उसके बाद सऊद ने कहा कि भाई या तो तुम लिख सकती हो या तुम एक्टिंग करोगी, तुम दो दो चीज़ें कैसे करोगी, बेटी भी मेरी छोटी थी। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, हम किसी राइटर को साथ रख लेते हैं ताकि मैं उसको बताती रहूँ, वो लिखती रहे। तो फिर यही हुआ कि फिर मैं बताती रहती थी, फिर वो लिखती थी। 15 एपिसोड्स उन्होंने लिखी, फिर उसके बाद 5 एपिसोड्स और लिखी। उसके बाद से फिर मैं 6.5 साल तक मैंने लिखा। वाओ, माशाल्लाह। एंड आसान होता है इतना ज़्यादा, इतना लंबा लिखना? एक्चुअली ये एक ट्रेन है, वो जब चलती है ना तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। कुछ 25-30 नहीं, 700 चल पड़ती है एपिसोड। वो एपिसोड जो 700 एपिसोड्स थी, वो जो लास्ट हमने एक्सप्रेस का किया उसकी थी। ओके, उसकी ये जिंदगी की कितनी थी? ये जिंदगी तो 6.5 साल, चलो उसके एपिसोड्स मुझे याद मैं नहीं, वही कभी वो ज़्यादा चलाते थे, कभी कम चलाते थे, कभी 7 साल चला था माशाल्लाह से। 6.5-7 साल। दैट वाज अ लॉन्ग, बड़ा लंबा टाइम था आप लोगों के लिए। और एक ही वही कैरेक्टर्स को लेके इतना लंबा जाना, तो लेकिन रेटिंग आती थी माशाल्लाह। उसके बाद ये कैसी मोहब्बतें भी लिखा मैंने, उसकी 450 एपिसोड्स थी। मैं तो ना बस हैरान हूँ, सब सिर्फ सुन रही हूँ। उसके बाद ये ही है ज़िंदगी 300 एपिसोड्स, फिर यही है ज़िंदगी पार्ट 2, फिर उसकी एपिसोड्स, फिर मोहब्बत ज़िंदगी है उसकी एपिसोड्स, काफ़ी बहुत लिखा, बहुत। अच्छा, आपने कहीं बता भी नहीं थी, जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, कि जो आप लोगों का पहला वाला ये ड्रामा था उसमें 140 एक्टर्स ने काम किया था। बहुत ज़्यादा, बहुत ढेर सारे एक्टर्स थे। नादिया खान ने भी काम किया उसमें खुशबक शुजात ने काम किया उसमें, सिकंदर जो हैं अपना ये जो क्रिकेट से जिनका ताल्लुक़ है उन्होंने काम किया। काफ़ी लोगों ने उसमें काम किया, काफ़ी लोग। तो मतलब अली खान, साहिर लोधी, मिशी, संगीता आपा, रैम्बो, मोमी, सना, मतलब कौन था जिसने काम नहीं किया उसके अंदर, हुमा ख्वाजा, सबको ही, मतलब सबने ही उसमें काम कर लिया, सब उसका हिस्सा बने। हाँ, किसी ना किसी वक्त पे। तो आपने और साउथ ने ये प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किया था बिकॉज आप लोगों को लग रहा था कि इंडियन कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे ड्रामों को, हमारे कंटेंट को इन्फ्लुएंस कर रहा है। आजकल जब आप कंटेंट देखती हैं तो आपको उसमें क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है? क्या आपको लगता है ये चीज़ चेंज होना चाहिए? क्योंकि जब मैं ये सुन रही थी तो मैं सोची थी कि अच्छा ये आप लोग एक थॉट प्रोसेस के साथ आ रहे हैं, ऐसे नहीं कि बस कुछ भी स्टार्ट कर दो ना, एक मकसद था आपने जो भी किया उसके पीछे। मुझे ऐसा लगता है कि स्लो बहुत है, थोड़ा फास्ट होना चाहिए चीज़ें ड्रामों को। हाँ, बहुत मतलब ड्रामे की स्लो है, ड्रामे की पेस की बात कर रही हैं, पूरे प्रोसेस की बात कर रही हैं? पूरा जो एक टेम्पो होता है ना, चला यार एक सीन चल रहा है, वहाँ से चल के आ रहा है यार, चले जा रहे वहाँ तक पहुँचा है वो, मुझे चीज़ें नहीं। हाँ, कोई ऐसे सीन होते हैं जिसमें ज़रूरत होती है आपकी, लेकिन मुझे लगता है बस क्योंकि हम लोग ना अभी जो ये स्मार्टफोन ने हमें इतना फास्ट कर दिया है, सही बात है, कि अब तो वो जो वाईफाई का वो लट्टू घूमता है ना, वो भी परेशान करता है कि जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, जल्दी लोड हो जाए, है ना। तो वही हमसे बर्दाश्त नहीं होता, तो फिर एक बंदे को वहाँ से चलते वहाँ तक देखना बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए। ओके, बट अदरवाइज कंटेंट में क्या आपको लग रहा है कि प्रोग्रेसिव स्टोरीज हैं, मेरे ख्याल अच्छी बन रही हैं स्टोरीज, और मुख्तलिफ इशूज़ पे बन रही हैं स्टोरीज, बहुत अच्छी हैं, लिखी हुई भी अच्छी हैं, बस थोड़ा ट्रीटमेंट काफ़ी चीज़ों का तो बहुत अच्छा है, लेकिन काफ़ी का बहुत स्लो है। मुझे बहुत आपको पेस से इशू है बेसिकली। हाँ, मुझे है, बाकियों को मुझे नहीं पता। तो अब हम आपको दोबारा देखेंगे जल्दी प्रोडक्शन करते हुए इंशाल्लाह इरादा है। हाँ, बीच में छोड़ दिया था आप लोगों ने कुछ अर्से, बीच में कोविड की वजह से थोड़ा स्लो हो गई थी चीज़ें बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद जब एक सिस्टम में आप नहीं रहते ना, तो फिर उसको दोबारा से वो करना, फिर दूसरों का करने लग गई मैं, टाइम भी नहीं था, टाइम नहीं मिला अपना लिखने का, ये चीज़ें होती हैं थोड़ी सी।
क्योंकि मैं तो सब कुछ खुद ही करती हूँ ना, फिर मैं तो एडिट भी खुद करती हूँ बैठ के, हर चीज़ मैं खुद करती हूँ, देखती हूँ, म्यूजिक भी खुद बना रहे होते हैं बैठ के। डायरेक्शन आपकी नहीं हो तब भी आप खुद करती हैं? एडिट पे बैठती हैं? हाँ। ओके, इतनी डिटेल्स में, नाइस। बहुत टाइम चाहिए होता है। अच्छा ये बताइए, साउथ को कभी गा के मनाया है? कैसे मनाती हैं? मनाती मैं नहीं हूँ, खुद ही मनाते हैं। मैं कभी नहीं मनाती, चाहे मेरी गलती हो या नहीं हो। आई लाइक, क्योंकि मुझे हमेशा ये लगता है कि उन्हीं की गलती है। मनाते वो तो शुरू के दिनों में क्या हुआ जब लड़ाई वड़ाई हुई तो फिर उनको पता चल गया अच्छा ये तो मनाने नहीं आएगी? हाँ, मैं तो नहीं मनाती। तो आपने बता दिया साफ साफ कि मैं नहीं आऊंगी, अगर है तो फिर तुम्हें ही आना पड़ेगा, या कैसे हुआ? नहीं, मुझसे होता ही नहीं है, होता ही नहीं है मुझसे। नहीं, शुरू के दिनों में क्या हुआ? अब तो शुरू में भी यही था। हाँ, पहला झगड़ा हुआ तो फिर क्या? मैं नहीं, झगड़ा तो ऐसा हमारा कोई शुरू में क्या हुआ था? अरे शुरू में हमारे उस पर बहुत होते थे, झगड़े नहीं होते थे, बहस होती थी कि जब साउथ तो वहाँ रहते थे ना लाहौर में, तो हम यहाँ पर घर अपना वो कर रहे थे, सेट कर रहे थे, क्योंकि उनकी फैमिली ने आना था शादी से पहले, तो उससे पहले घर सेट करना था। तो अब जब कुछ लेने जाते तो मैं कुछ और पसंद करके आती थी, जब ये लाहौर से आते थे ये आके देखते कहते मुझे ये तो ये नहीं, मुझे तो ये पसंद आया है, तो मैं कहती नहीं जो मुझे पसंद आया है वही लेंगे। इस पे ज़्यादा होते थे, यहाँ से शुरू हुई हमारी कहानियाँ लड़ाई की ना। फिर उसके बाद जो पहली लड़ाई हुई थी मेरी एक्चुअली जो शादी के बाद, वो ये थी कि वो ना इनके दोस्त आके बैठ जाते थे, कोई याद भी है? हाँ, और वो लोग आते थे कोई शाम के वक्त ना, मगरिब के भी कोई 8-9 बजे के करीब, और सुबह 4-4 बजे तक बैठे रहते थे, 5-5 बजे तक बैठे रहते थे। और मैं इतनी बोर होती थी क्योंकि मैं एक भरे घर से गई थी, तो मैं कितना टीवी देख लूँगी। तो मैं कहती थी भाई यहाँ मेरे साथ भी बैठा करें, दिन में तो चलो काम वाम होते हैं, कोई मसला नहीं, मेरे भी 10 चीज़ें होती हैं घर के काम, और मैं क्योंकि काम तो करती नहीं थी, मैं शोबिज़ में तो थी नहीं उस वक्त तक। तो फिर उसके बाद फिर उस पर पहली लड़ाई हुई, फिर चेंज हो गया आहिस्ता आहिस्ता? नहीं हाँ, इतनी जल्दी नहीं भाई, बहुत टाइम लगा। कहते थे कि मेरे तो हमेशा से दोस्त हैं, इतने पुराने दोस्त हैं, तो उनकी बीवियाँ तो कुछ नहीं कहती। मैंने कहा उनके तो बच्चे जवान हैं, उनके तो बहुओं वाले हैं। मैंने कहा मेरे तो शादी को भी 25 महीने भी नहीं हुए हैं, उनकी शादियों को 25-25 साल हो चुके हैं, तो फ़र्क है। तो मैंने कहा उनकी बेगम तो खुश होती होंगी अच्छा भी गए घर से। मैंने कहा मेरे लाइफ में क्या है, कुछ अभी तो कुछ है ही नहीं। साउथ के लिए गाना है? गाना साउथ के लिए? साउथ के लिए गाना गाऊं? हाँ, उन्होंने तो गाया ना आपके लिए। दिल में तूफान छुपाए बैठी हूँ, ये न समझो कि मुझको प्यार नहीं, तुम जो आए हो मेरी दुनिया में, अब किसी का भी इंतजार नहीं। तोड़ा दिया। देखिए, दिल से आपने गाया ना, दिल से गाया आपने उनके लिए। वैसे कभी गाया उनके लिए आपने या कभी भी नहीं हाँ, गाया? बहुत गाते हैं। आप दोनों लगाते होंगे, मैं फिर वो भी गाते हैं तो, है ना? वो भी गाते हैं। आप ये बताएं मोहब्बत कैसे चेंज हुई ओवर द टाइम? देखिए मोहब्बत पहले तो नहीं थी, शादी के बाद हुई है। अच्छा एक बात मैं क्वेश्चन करूं, सॉरी मैं क्यूरियस थी ना, तो ये हम ऑफिस में भी डिस्कस कर रहे थे, फिर मैंने कहा ये सवाल पूछे नहीं पूछे। जी पूछें। अरेंज मैरिज थी आप लोगों की, बातचीत शुरू होगी या कुछ, बट फिर भी अरेंज मैरिज में एक बंदा जिसको आप नहीं जानते उससे शादी कर लेते हैं, एक मुझे लगता है बहुत बड़ा डिसीजन होता है ना, मुश्किल होता है ये? हाँ होता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता ना कि जब मेरी नई शादी हुई तो मुझे साउथ कहते थे अच्छा उनको अकेले रहने का वो था, क्योंकि वो अकेले रहते थे और मैं फैमिली के साथ रहती थी। अब वो जहाँ बैठे मैं वहीं जाके बैठ जाऊँ। फिर एक ने कह दिया, कहा भाई कभी तो मुझे अकेला छोड़ दिया अगर तुम हर वक्त साथ चिपकी रहोगी। मैंने कहा अब तो मैं साथ ही चिपकी रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने कहीं नहीं जाना अब। यार कहीं तो अकेला छोड़ दो। अब खबरें देख रहे मैं भाई ये बंद करें ना, कुछ और लग यार तुम उधर जाके बैठ जाओ ना, हर वक्त तुम मेरे साथ क्यों चिपकी रहती हो। मैंने कहा तो मैं कहाँ जाऊँ। तो उनको थोड़ा होता था कि यार ये क्या है, खबरें भी नहीं देखने देती, ये लगा दें वो लगा दें। लेकिन वक्त के साथ हमें ऐसा लगा कि हम दोनों बहुत एक जैसे हैं और बहुत मुख्तलिफ भी हैं एट अ टाइम। बहुत सारी इनकी चीज़ें हैं जो मेरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और बहुत डिफरेंट है पर्सनैलिटी भी आपस में एक दूसरे की। लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे वो हैं जो कि बिल्कुल एक जैसे हैं, जैसे
मूवीज़ देखना या कहीं जाना या बैठना या शौक बात आप लोगों करना, के। शौक बहुत एक जैसे हैं। अच्छा, तो आप बताई थी शुरू में मोहब्बत नहीं थी, फिर कैसे मोहब्बत हुई, मोहब्बत चेंज, क्या शादी जर्नी के बाद एक्चुअली कैसा मुझे होता ऐसा है? लगा निकाह जब आपका होता है तो अल्लाह की तरफ से वैसी दिलों में मोहब्बत आ जाती है निकाह के बाद। और फिर जैसे शादी का टाइम, शादी के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको एक दूसरे को जानते हैं ना। मुझे लगता है कि अगर आप हाँ एक दूसरे को जानना शुरू करते हैं, फिर आपको एक दूसरे की आदत हो जाती है, मोहब्बत भी हो ही जाती है, फिर आदत मोहब्बत हो जाती है। आदत भी हो जाती है। अगर आपको किसी की आदत है तो आप समझें कि आपको उससे मोहब्बत है। ट्रू। ये भी एक और मुझे लगता है लफ्ज़ है मोहब्बत के लिए, आदत जो होती है हाँ। ना। और आदत शायद ज़्यादा मुझे लगता है मुश्किल होती है मोहब्बत की निस्बत। हाँ, क्योंकि मोहब्बत आदत आप छोड़ सकते हैं, आदत नहीं छोड़ सकते। हाँ हाँ, ये कितनी हम इंटरेस्टिंग बातें, फिलोसॉफिकल मुझे ऐसा बातें लगा करी। इससे बच्चों के बाद ज़्यादा मोहब्बत बढ़ जाती है। बॉन्ड ज़्यादा हो गया। क्योंकि देखें, मैं बताऊँ, मोहब्बत जब आपको ज़्यादा होती है जब आप दुख में एक साथ रोएं और जब आप खुशियों में एक साथ रोएं। ये तो आपने इतनी वो ज़बरदस्त आपकी बात मोहब्बत बोली है। बढ़ाती है और सही आपको कह उस रही वक्त एहसास होता है कि आपको एक दूसरे से कितनी मोहब्बत है। जब हमारी क्योंकि आप बेटी साथ पैदा खड़े हुई होते हैं ना, ना। हाँ, हाँ। जब हमारी बेटी पैदा हुई उस वक्त जब हम रोए हैं ना उसको देख के, तो वो मोहब्बत का एक अलग ही चेहरा था। और फिर जब इनकी अम्मी का इंतकाल हुआ तो फिर वो जो एक रोए हैं वो मोहब्बत का अलग ही अंदाज था। तो उससे आपको पता चलता है कि आपको एक दूसरे से कितनी मोहब्बत, एक साथ रोए, खुशियों में और दुख में एक साथ रोना, वो एक्चुअली मोहब्बत होती है। ये है मोहब्बत। आप क्या आजकल ऑब्जर्व करती हैं जब आसपास देखती हैं लड़कियों में, क्या चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं जो आपको लगता है थोड़ी सी शायद चेंज होनी चाहिए? जैसे जैसे हमारे यहाँ एजुकेशन ज़्यादा बढ़ती जा रही है, वुमेन एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके साथ कुछ चीज़ें हैं जो हम शायद ओवर द टाइम छोड़ते जा रहे हैं और उसी वजह से हमारी मुझे ऐसा relationships लगता है आजकल के लोगों को देख के, मुझे नहीं पता ये सच है या गलत है, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है हम लोग क्लास कॉन्शियस हो गए। मटीरियलिज्म बहुत ज़्यादा आ रहा है हर चीज़ में क्लास, इसकी ये क्लास है, उसकी वो क्लास है, उसकी वो क्लास है। मतलब ये क्लास क्या होती है? ये रुतबे अल्लाह देता है सबको, सही बात। इंसानों का काम नहीं है ये देना कि आप किसी को कहें कि इसकी कोई क्लास नहीं है, उसकी कोई क्लास नहीं है। मैं सुनती हूँ ना चीज़ें, ये तो बी क्लास आर्टिस्ट है, ये तो सी ग्रेड आर्टिस्ट है, या ये इस आदमी की क्लास नहीं है, उस औरत की कोई क्लास नहीं है। आप कौन होते हैं किसी को क्लास देने वाले? क्योंकि ये चीज़ें हमारे शोबिज़ में भी बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं। मैं कहती हूँ आर्टिस्ट आर्टिस्ट है, ट्रू, ठीक है, हाँ आप ये कह सकते हैं कि सपोर्टिंग आर्टिस्ट हैं, ठीक है ना, या कैरेक्टर आप रोल्स कैसे करते हैं। कैरेक्टर आर्ट, हाँ कैरेक्टर रोल्स कर सकते हैं, या हीरो है, हीरोइन है, लेकिन आप किसी को ये नहीं कह सकते ये तो सी क्लास है, ये तो डी क्लास है। मुझे घबराहट होती है अल्फाज सुन के। मैं सोचती हूँ कि आपको अल्लाह का कोई डर नहीं है कि आप लोगों की कैटेगरीज बना रहे हैं कि इसकी ये कैटेगरी है, उसकी वो कैटेगरी। आप कौन होते हैं? ये काम अल्लाह का है, किसको क्या जगह देनी है, किसको क्या रुतबा देना है। सही बात है। ये चीज़ें बहुत हमारे लोगों में आजकल फैल गई हैं और मुझे लगता है सोशल मीडिया की वजह से ज़्यादा चीज़ें आई हैं, ये प्रेशर ज़्यादा है। हाँ, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं कि हमारे लोगों ने भी बहुत ज़्यादा इस तरह का कर दिया है। यहाँ तक कि जो दूसरे अगर आप दूसरी फील्ड में चले जाएं और जॉब्स के लिए लड़कियाँ जाती हैं तो उनके भी हुलिये से देखकर उनको नौकरी दी जाती है। उनकी आप ये नहीं देखते कि कितनी उनकी एजुकेशन क्या है, वो कितना कैपेबिलिटी कितनी है। हाँ, वो आप उनको सिर्फ उनका हुलिया देख के, तो ये मुझे क्योंकि हर इंसान को ग्रूम होने के लिए टाइम चाहिए होता है, ठीक है ना, ठीक है। मुझे मैंने काफ़ी लोग ऐसे देखे हैं जो ग्रूम हुए हैं, उन्होंने अपनी लाइफ चेंज की है, लेकिन हम लोग अब लोगों की हुलिये देखकर अंदाज़ा लगाते हैं कि इसके साथ बैठना है या इसके साथ नहीं बैठना है। ये चीज़ मुझे बड़ा डिस्टर्ब करती है। आजकल लोगों में, ख़ासकर हमारी यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा आ गया है। ये नहीं होना चाहिए। जजमेंट एंड मटेरियलिज्म बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। अब मेरे बच्चे हैं ना, मेरे बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है, ख़ासकर मेरी बेटी को, कि उसकी शर्ट पे या उसके कपड़ों पे या उसकी किसी भी चीज़ पे किसी ब्रांड का नाम लिखा हुआ। वो कहती है आप कुछ भी लें मेरे लिए, मुझे यहाँ लिखा हुआ कुछ नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, because she doesn't want to be part of this। नहीं, कहती है मेरे यहाँ पे किसी ब्रांड का नाम ना लिखा हो मामा। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं उनको क्या कपड़े पहना रही हूँ, क्या नहीं पहना रही। मेरे बच्चों ने कभी ये नहीं कहा हमें ये ब्रांड चाहिए, हमें वो ब्रांड चाहिए, कभी नहीं आज तक। माशाल्लाह से इतने साल हो गए आपकी शादी को, इतना अच्छा आप दोनों का रिलेशनशिप जब भी मैं देखती हूँ मेरे से मुँह से माशाल्लाह निकलता है और अभी भी निकल रहा है बार बार। क्या एक दो चीज़ें आप कहना चाहेंगी जो यंग कपल्स सुन रहे हैं, यंग लड़कियाँ सुन रही हैं या यंग लड़के सुन रहे हैं आपको, कि शादी
या रिलेशनशिप के लिए एक दो चीज़ें क्या ज़रूरी लगती हैं आपको, दो तीन चीज़ें? देखिए, सबसे पहले तो ज़रूरी है औलाद। हमारे यहाँ देखा है मैंने कि अब जो शादियाँ कर रहे हैं ना लोग वो कहते हैं कि जी 1 साल 2 साल 3 साल बाद तो 4 साल बाद अभी तो हम लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मुझे लगता है सबसे बड़ी जो बीच में जो आपकी मोहब्बत पैदा करने वाली चीज़ है वो आपकी औलाद है, अगर जो आप सेल्फिश नहीं हैं। ओके। हमारे यहाँ लोग बहुत सेल्फिश हो गए हैं, सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। अपने लिए सोचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप इतना हद से बढ़ जाएं अपने लिए कि आप अपने आसपास देखें ही ना। दूसरी चीज़ सब्र नहीं है, टॉलरेंस है ही नहीं, बर्दाश्त नहीं है, सब्र नहीं है। ये चीज़ें जब नहीं होंगी आपके रिश्तों में तो आप किसी भी रिश्ते को लेके नहीं चल सकते। आप माँ बाप बहन भाइयों के साथ भी लाइफ गुजारते हैं ना, उनकी चीज़ें भी बर्दाश्त करते हैं ना, आपको पता है यहीं रहना है, आपने कहीं जाना थोड़ी है, ठीक है ना। लेकिन आप फिर अपने शौहर की चीज़ें क्यों नहीं बर्दाश्त कर पाते? वो भी बर्दाश्त करें ना, क्योंकि वो तो एक डिफरेंट जगह से है, आप एक डिफरेंट माहौल से हैं। जब आपकी शादी हुई है तो मैं कहती हूँ अगर आपने शादी के 3-4 साल अच्छे गुजार लिए तो आप निकल जाते हैं, आगे सब सेट है। हाँ, लेकिन मर्द का भी, मैं सिर्फ औरत को नहीं कह रही, मैं मर्दों की भी बात कर रही हूँ, उनका भी यही कह रही हूँ, उनको भी बर्दाश्त की बहुत ज़रूरत है। लेकिन हमारे यहाँ बस वही है ना कि आपकी जो ख्वाहिशात होती हैं ना वो आपको कहीं का नहीं रहने देते। अगर आपने उनसे जीत गए ना तो फिर आप अपनी लाइफ में जीत गए हर चीज़ से। मैं ये भी सोचती हूँ अगर हम खुद सेल्फिश हैं तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे साथ अच्छा होगा। मैं ये बात सोचती हूँ कि अगर आप अपने बारे में सोच रहे हैं तो फिर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दूसरा, क्योंकि आप ये सोचते हैं कि सिर्फ आप ही अच्छा कर सकते हैं अपने लिए, आप किसी दूसरे को मौका नहीं देते। आपको लगता है कि आप ही कुछ कर सकते हैं अपने लिए, दूसरा कुछ नहीं करेगा आपके लिए। इसलिए आप सेल्फिश हो जाते हैं कि अपने लिए सोचो भाई मैं ही कर सकता हूँ ये, जबकि आप दुनिया में जो देंगे ना वही आपको मिलेगा। सही बात। आप मोहब्बत बांटेंगे आपको मोहब्बत मिलेगी, आप नफ़रत देंगे आपको नफ़रत मिलेगी, आप इज़्ज़त देंगे आपको इज़्ज़त मिलेगी। सही बात है। जो चीज़ आप देंगे ना अल्लाह आपको वही वापस करेगा, ये तो मेरा यकीन है। हमारे यहाँ ना ईमान पक्के नहीं अब लोगों के किसी भी चीज़ में। अगर आप इस बात पे यकीन कर लें कि आपके नसीब में जो है वो आपको मिल के रहना है और जिस वक्त अल्लाह ने लिखा है उसी वक्त मिलेगा आपको, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप इस दौड़ में और इस चीज़ में लग जाएं कि नेगेटिविटी भी दूसरे की, दूसरे की जगह आप लेना चाहें। हमारे यहाँ तो ये हो गया ना अभी कि आप किसी को देखते हैं तो मैंने अक्सर देखा लोगों को, भाई ये तो इतनी अच्छी आर्टिस्ट नहीं है, इसको क्यों ले लिया, इसको क्यों ले लिया, अरे यार चाहे पॉलिटिशियन ही क्यों ना हो, ये कैसे बन गया, इसको तो नहीं बनना चाहिए था। अल्लाह किसी को इज्जत दे रहा है, आप कौन होते हैं कहने वाले कि ये इस लायक नहीं था। कहते हैं कि अल्लाह ताला जो लोगों में बांटते हैं ना उससे इख्तलाफ करना जो है ना ये आपके लिए सही नहीं है। अल्लाह की तकसीम से, आप सही कह रही हैं, जो जिसको मिल रहा है वो अल्लाह का डिसीजन है ना। अल्लाह की तकसीम से इख्तलाफ करना सबसे बड़ा गुनाह है। देखिए शैतान ने भी ये किया था ना, उसने कहा ये इंसान, इसको क्यों सजदा करूँ मैं, ये कौन है। एक्सेप्टेंस भी नहीं है ना हमारे अंदर कि आप कबूल करें, अल्लाह ने उसको दिया आप कबूल करें, आप उसके लिए रश्क करें बचाए हसद करने के, अपने लिए दुआ करें और मेहनत करें, है ना। देखिए मैं सच बता रही हूँ, अभी जो नियत होती है ना आपकी उस पर आपको लाइफ में सब मिलता है। चाहे आप चालाकियों से थोड़ी देर के लिए आप फ़ायदा कमा सकते हैं अपनी चालाकियों से, होशियारियों से, है ना, लेकिन आपके अंदर सुकून नहीं होगा, आप अंदर से मुंतशिर ही रहेंगे। मुझे लगता है इवेंचुअली जो करते हैं वो सामने आता है, मकाफात अमल होता है, दुनिया में ही हो जाता है। मुझे तो लगता है ये सोचना बेकार है कि नहीं होगा। और पता है क्या, वाकई ज़िंदगी में लोगों के बहुत सारे ऐसे बहुत अच्छे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में बहुत ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो कहते हैं कि ये हमारे साथ क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। तो भाई ये तो अल्लाह अगर किसी का इम्तहान ले रहा है या अल्लाह ने किसी को कोई तकलीफ़ दी है और इम्तहान लिया है तो उसके लिए तो आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह ने आपको चुना है इसके लिए भी। ये ज़रा मुश्किल ये तो मुश्किल काम है, ये तो नबियों की किस्मतें और नसीब हैं कि अल्लाह इम्तहान लेता है। ये बात भी सही है। आज तो इतनी मोटिवेशनल आपने बातें कर दी है ना, तो आपको तो खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने आपको अगर तकलीफ़ में डाला है। मैं तो कहती हूँ मुझे जब अल्लाह पाक किसी तकलीफ़ में डालते हैं ना तो मैं तो खुश होती हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल समझा है, क्योंकि आप इतना करीब हो जाते हो ना अल्लाह पाक के और आपको मुझे ये भी यकीन होता है कि ये तकलीफ़ या ये परेशानी मुझे मिली है तो मुझे कुछ मिलने वाला है।
ये बात, ये पॉइंट अच्छा बताया आपने। बहुत इस पे मैं फोकस ज़्यादा मिलने वाला है। इसमें फोकस करने वाली हूँ कि हाँ, अब अगर ये मसला हुआ तो इसका मतलब है कुछ बहुत अच्छी चीज़ होने अच्छा वाली आपको है। मिलने वाला है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने किसी की ज्यादती नहीं की है या आपने बुरा नहीं किया है, किसी का तो हाथ नहीं मारा, हाँ, वरना तो फिर वो सज़ा है आपके लिए। फिर तैयार हो जाए भाई, फिर कुछ बड़ी सज़ा भी मिलनी हो तो सकती मुझे है। तो जब मेरे ऊपर कोई बुरा वक्त आता है, मैं तो अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ। तो मैं अल्लाह के करीब हो जाती हूँ, मैं कहती हूँ अल्लाह ने मुझे इस काबिल समझा है, क्योंकि दुख तो अपने ही देते हैं ना। अब मैं हूँ ना, तो मैं अपनों को ही परेशान करती हूँ ना, मैं किसी बाहर वाले को तो परेशान नहीं करूँगी। नहीं। तो मुझे पता है वहाँ से तो चपेड़ आएगी उल्टी मेरे मुंह के ऊपर। तो जब आपसे कुछ अल्लाह पाक ले रहे होते हैं ना, चाहे वो आंसू ही क्यों ना हो आपके, आपको बहुत कुछ दे भी रहे होते हैं वहाँ। आपने तो आज मेरा ना यकीन थोड़ा लेवल बढ़ा दिया, आज आपने मोटिवेट कर दिया। सऊद आपके बेस्ट फ्रेंड भी हैं, हस्बैंड को बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। बहुत दोस्ती है, बहुत लड़ाइयाँ भी होती हैं। लड़ते भी बहुत हैं। और वो जैसे अभी कभी सऊद चले आते हैं ना, शूट पे जा रहे होते हैं और देर राती नहीं आते, तो मैं फ़ोन करती हूँ, कहती हूँ सऊद हाँ भाई मैं बहुत मिस क्यों, लड़ने को कोई नहीं मिल रहा क्या? भाई नहीं कोई नहीं है, लड़ने के लिए आ जाए कोई नहीं है। सो क्यूट, माशाल्लाह। आई लाइक द ऑनेस्टी, लाइक क्या अच्छा, इसलिए बोल हो रही हो। अच्छा, बच्चे माँ बाप, हमें ये रिलेशनशिप जो होती है, हमेशा ये सवाल होता है कि क्या माँ बाप को बच्चों का दोस्त होना चाहिए, या थोड़ा एक एहतराम, एक डिस्टेंस होना चाहिए, और या फिर आपको लगता है कि डिसिप्लिन के साथ साथ फ्रेंडशिप भी मेंटेन की जा सकती है? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि रोब के साथ आपका बच्चों को कॉन्फिडेंस होना चाहिए इस बात पे कि वो आपको कुछ भी बता देंगे तो आप उनकी बात आराम से सुनेंगे, बजाय ऐसे कि आप उन पर गुस्से हों या कुछ। अब मेरी बेटी है ना, उसको कुछ ऐसी बात करनी होती है, कहती है मामा गुस्से तो नहीं होंगी, ये बात कहूँगी मैं। तो मुझे पता है कि वो डर इसलिए रही है क्योंकि मैं गुस्से होंगी। मैं कहती हूँ नहीं बता दो, मुझे मैं ये हो गया, अच्छा चलो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए। उस वक्त तो मैं उसको कुछ ज़्यादा लेक्चर नहीं देती, तो मुझे पता है कि ये टाइम सही नहीं है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट यही कर रही होती है कि अभी मैं ये बताऊँगी तो 1 घंटे का लेक्चर है अम्मा का। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आइंदा नहीं होना चाहिए, चलो ठीक है। फिर उसके बाद 1-2 दिन के बाद अच्छे माहौल में फिर मैं उसको समझा देती हूँ आराम से बैठ के। हाँ, क्योंकि वो उसका दिमाग उस वक्त मेरी बातों को सुनने के मूड में होता है, बजाय इसके कि जब वो पहले से सोच के आई हो कि अभी अम्मा की लंबी तकरीर सुनने को मिलेगी। तो उससे बेहतर है कि आप उस वक्त चुप हो जाएं, बाद में समझा दें। और फिर ये भी है ना, उसका कॉन्फिडेंस भी है कि मैंने अम्मा को बताया तो शी डिडंट रिएक्ट। मेरी बेटी मुझसे हर बात कर लेती है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, मैंने उनको ऐसा माहौल दिया है, मैंने कभी उनको पढ़ाई के ऊपर डांटा नहीं, बोला नहीं, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी और मुझे ज़बरदस्ती पढ़ाई करने के लिए कहा जाता था, मैं किताब तो खोल के बैठ जाती थी, सोच रही कोई कहानियाँ और ही चल रही होती थी दिमाग में, किताब खुली हुई है, दिमाग कहीं और चल रहा है। तो बच्चों को खुद, मुझे लगता है बच्चों का एहसास जिम्मेदारी खुद होना चाहिए, और वो आपके बोलने से नहीं होता। अब बच्चों का चॉइसेस भी बहुत डिफरेंट हो गई हैं ना, और आई थिंक डेफिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वो चीज़ें भी बड़ी चेंज हो गई हैं। बच्चे आजकल के डिफरेंट तरीक़ों से चीज़ों को देखते हैं। हाँ, मेरे बच्चे, मैं कभी कहती हूँ कि छुट्टी कर लो, अभी हम अमेरिका गए थे, हमने कहा 3-4 दिन की छुट्टियाँ कर लो, थोड़ी देर बाद चलते हैं। 2-3 शोज़ थे तो पाकिस्तान डे के, तो नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता। तो देखे ना, पहले दिन स्कूल जाना है हमने, आपने प्रेशर नहीं डाला तो उन्हें था कि पहले दिन हम स्कूल जाएं, पहुंचे हम स्कूल में। मैं कभी भी नहीं प्रेशर डालती किसी भी चीज़ के लिए। मैं कहती हूँ भाई पढ़ना है तो अच्छी तरह से पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो भाई घर बैठ जाओ, हमें पैसे ज़ाया मत करो। ये बात भी है। मुझे ये बताएं, आजकल क्योंकि आपके माशाल्लाह से बच्चे दोनों यंग हैं, एक बेटी तो थोड़ी बड़ी है, बेटा भी छोटा है, लेकिन आजकल जो एज अ पेरेंट आपके क्या फियर्स हैं जब आप सोसाइटी को देखती हैं ड्रग्स या इनअप्रोप्रिएट किस्म की कॉन्वर्सेशंस या कॉन्सेप्ट्स या गलत किस्म के हम बच्चों को एक आइडियाज़ दे रहे हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल डाइवोर्स रेट ज़्यादा हो गया, या हम डाइवोर्स को बुरा समझने लगे हैं, या शादी के बारे में एज अ पेरेंट आपके क्या फियर्स हैं कि जो मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं सोसाइटी में, उनकी हम कैसी तरबियत कर रहे हैं? देखिए मुझे ऐसा लगता है जैसे हम अब अपने बच्चों से सीख रहे हैं। ओके। मेरे बच्चे बहुत डिफरेंट सोचते हैं, मेरे ख्याल शायद सबके बच्चे ऐसे होते होंगे, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता बाकी लोगों का, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने अपने बच्चों से सीखी हैं। मेरे बच्चे मुझे बहुत कुछ सिखाते हैं, मुझे और सऊद को, हम दोनों ही सोचते हैं कि यार वाकई हमने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं। अब जैसे फ़िल्टर लगाते हैं ना हम, तो मेरे बच्चे दोनों एक दिन आके बैठ गए मेरे पास, मैंने कहा यार अल्लाह दोनों आ गए हैं, पता नहीं क्या आज बात मेरे है, लेक्चर का टाइम सामने है। बैठे हैं आकर ना। मैंने कहा पता नहीं क्यों, कुछ मांगने तो नहीं आए, कुछ चाहिए तो नहीं उनको, आपसे बात करनी है। मैंने कहा बोले
ये जो आप फ़िल्टर लगाती हैं क्यों लगाती हैं? मैंने कहा थोड़ा ज़रा डिफरेंट नज़र आता है इंसान, अच्छा थोड़ा। यानी इसका मतलब आप अल्लाह की क्रिएशन से सेटिस्फाइड नहीं हैं। ओह माय गुडनेस। जैसा आपको अल्लाह ने बनाया है, आपको लगता है कि अल्लाह की क्रिएशन में कोई भी गलत चीज़ हो सकती है? माशाल्लाह कितनी मैंने कहा नहीं, तो ज़बरदस्त बस आज बात के कर बाद रहे हैं। डिलीट करें जन्नत आपी। फ़ोन लिया और मैंने वो BT+ डिलीट कर दिया। तो ये चीज़ें हम अपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। अब जैसे हमने एक दूसरे के बचपन में नाम रखते थे ना, बहन भाई एक दूसरे के नाम रखे हुए है ना, उल्टे सीधे, तो वो उनको बिल्कुल नहीं पसंद ये चीज़ें। अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है कहते हैं आप कैसे किसी को ऐसे कह सकते हैं। मुझे छोटा कहते थे, मेरी हाइट छोटी थी, एक मेरा भाई लंबा है, उसको लंबू कहते हैं। कहते हैं आप कैसे कह देते हैं, आप लोग कैसे नाम रखते हैं, आपको नहीं पता कितना गुनाह है ये। तो ये चीज़ें रेसिज्म पे वो बात करते हैं कि रेसिस्ट नहीं होना चाहिए इंसान को। ये सारी इतनी अवेयरनेस इतनी ज़्यादा, हमने कभी इन चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा सोचा ही नहीं। सीधी सी बात है। हम तो बचपन में नाम ही ऐसे, असली नाम तो लोगों के पता ही नहीं होते थे। हम तो उल्टे सीधे नाम मोहल्ले में भी इधर रखे हुए होते थे ना। मोटू कितने लोगों को बोलते थे, कुछ सोचते भी नहीं थे। अब तो आप बोले तो एक हंगामा। अब मेरे बच्चे तो बात नहीं करते हैं, हमसे नाराज़ हो जाते हैं कि आपने ये बोला कैसे, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, आप कैसे वो कर सकते हैं। दूसरी चीज़, वो उनको हर चीज़ पता है। वो हमें ये कहते हैं कि आप किसी ऐसे पॉलिटिशियन को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं जो ये सारे काम कर चुका हो या जो ये सारे काम कर चुका हो। इंटरेस्टिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत है उनसे सीखने की। और जहाँ तक बात है, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है हमारा जो घर का एक माहौल है वो बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि सऊद तो सिगरेट तक नहीं पीते, है ना, कि होता है कि बहुत सारे लोगों के घरों का माहौल डिफरेंट होता है। हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चों ने घर में ही ये चीज़ें देखी हों कि ये चीज़ें सही नहीं हैं, तो जो बचपन में उनकी जो तरबियत होती है वही उनको सारी ज़िंदगी आगे तक लेके चलती है। हाँ, माहौल, दोस्त, डर लगता है कभी कभी, लेकिन अल्लाह का शुक्र अभी तक तो मेरे बच्चों के जितने दोस्त हैं वो सब बहुत अच्छे हैं। क्योंकि आपकी दोस्तियाँ या आपकी सोहबत ही आपको थोड़ा सा ज़रा इधर उधर ले जाती है। लेकिन जब मैं अपने आप को देखती हूँ कि मैंने तो बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ भी काम किया जो कि बहुत कुछ करते थे, लेकिन मैं नहीं बदली, मैं नहीं चेंज हुई। हम बाहर जाते थे तो मैं होटल के रूम में ही होती थी, बाकी लोग सब जाते थे, घूमते फिरते थे। मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मुझे लगता है अगर आप अंदर से स्ट्रांग हो तो आपको किसी चीज़ का डर नहीं है। और मुझे यकीन है कि मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अंदर से इतने स्ट्रांग हैं कि वो अच्छा और बुरा जानते हैं अपना खुद। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है उनको। हम बातों में भूल गए, हमने बेबी बाजी पे भी बात करनी थी। मैं तो भूल ही गई। आई फॉरगॉट। हम इतने मजे की बातें कर रहे थे, मैं बिल्कुल भूल गई। अब हम जल्दी से बेबी बाजी को भी कवर कर लेते हैं। अज़रा का रोल कैसे आया? आप उस वक्त करना चाह रही थी, आपको पता था ये इतना ह्यूज हो जाएगा? हमारे घर में ना शूट चल रही थी आई ड्रीम की। ओके, ठीक है। तो कुछ अर्से के लिए घर में हमने शूट उनको दिया था घर। तो हम लोग वहाँ पे एक दिन जब अदील सूरी और तहसीन आए, जो हमारे डायरेक्टर हैं तहसीन खान, तो ये लोग आए तो इन्होंने कहा कि भाई हम आपसे कुछ बात करने आए हैं ज़रूरी। शूट नीचे ही चल रहा था। हमने कहा जी। तो कहने लगे कि वो एक ड्रामा है और आप दोनों मियाँ बीवी हमें चाहिए उसके लिए। ओके। तो मैंने कहा अच्छा, यहाँ वहाँ भी सऊद ने भी कहा है वहाँ भी। मैंने कहा हाँ। तो कहने लगे हम लोग अभी उस दिन यहाँ पे, अदील कहने लगा कि हम बैठे हुए थे उस दिन, तो आप दोनों जो है ना सीढ़ियों से उतर के आ रहे थे। तो हमने कहा ये हमारे अज़रा और जमाल आ रहे हैं दोनों। नाइस। मैंने कहा क्या हम लड़ते हुए आ रहे थे? आपने फौरन, मैंने कहा क्या हम लड़ते हुए आ रहे थे? हाँ, क्या चीज़, किस चीज़ ने प्रॉम्प्ट तो उन्होंने कहा कि बस हमने यही सोचा है कि आप और अज़रा और जमाल हमारे आप ही होंगे दोनों। तो आपने स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ा, बस आपने हाँ किया? नहीं, मैंने फिर उनसे कहा कि हाँ चलो ठीक है, कि अगर, क्योंकि आई ड्रीम के ड्रामाज अच्छे होते हैं बहुत, तो मुझे लगा कि अगर वो हम दोनों मियाँ बीवी को ले रहे हैं तो किसी ऐसे रोल में तो रहेंगे नहीं। तो हमने कहा हाँ चलो ठीक है, थोड़ी स्टोरी थोड़ी बता दो। उसी वक्त वो फिर डायरेक्टर क्योंकि आए हुए थे तहसीन खान, उन्होंने स्टोरी बताई कि अज़रा ऐसी है और जमाल ऐसा है। तो सोचने का इसको तो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो आपकी बहुत पुलिंग करता है। तो हमने कहा चलो ठीक है। फिर जब स्क्रिप्ट आया तो स्क्रिप्ट तो बहुत ही मज़ेदार था। मैंने सऊद ने मुझे कहा जब ये कैरेक्टर बहुत हिट होने वाला है तुम्हारा, बहुत अच्छा है। अच्छा, उन्होंने कहा था? हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मुझे तो ना वो बिरयानी वाला सीन जो है ना, मैं बैठी हुई वेट कर रही हूँ, अच्छा कहाँ गई बिरयानी, इसने वाकई बेटे को खिला दी होगी। जब वो साइड से निकालती है ना, एंड आई वाज लाइक ओह माय गुडनेस, आई डोंट बिलीव हर कि इसने ये कर लिया। मंसूर ने बहुत अच्छा लिखा है। हाँ, दैट्स ट्रू। मंसूर ने काफ़ी अच्छा लिखा। बस मुझे इतना था कि मुझे ये था कि नंद नेगेटिव, परिस्तान में नेगेटिव, औरत गर्दी नेगेटिव, बेटियां नेगेटिव। तो मैंने कहा इस नेगेटिव को कुछ ऐसा होना चाहिए कि ये
मज़ा तो आए। तो मैंने उसको थोड़ा सा जैसे वो अब जैसे वो उसमें एक जुमला था कि आप हमेशा मुझे इसी तरह समझते हैं, जैसे मैं ये भी कह सकती थी कि आपको तो हमेशा मुझसे प्रॉब्लम ही है और ये और वो करके ना, मैं ये भी कह सकती थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, आपको तो हमेशा मुझसे प्रॉब्लम ही रहता है। वो रोने वाली नहीं आती है अचानक के, वो बिल्कुल चेंज हो गई। मैंने उस लड़ाई को थोड़ा कॉमेडी उसमें रूप दे दिया। तो मैंने इस तरह एक्टिंग करके ना, मैं तो अज़रा तो बुरी रहेगी हर एक के लिए, वो मैंने वो कर दिया। बजाय से कि मैं उसको लड़ते हुए बोलती, मैंने उसको रोते हुए बोला। बहुत सारी चीज़ें ऐसी मैंने उसमें की जो मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि इस कैरेक्टर को बिल्कुल मैं नेगेटिव ना दिखाऊं, थोड़ा लोग उस पे हंसे भी, मज़ा भी आए। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि वो हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो कब आपको लगा कि अब हिट होना शुरू, क्या रिस्पांस आया जिससे आपको लगा कि कर रहे थे ना? समीना आपा ने पहले ही कह दिया था। समीना आपा, अच्छा जब आप काम करते हैं ना और आपके जो इर्द गिर्द जो आपके लोग होते हैं, चाहे वो आपके कैमरामैन हो, लाइटमैन हो, साउंड वाले लड़के हों, जो भी हों, जो आपका क्रू होता है ना, जब वो हंसना शुरू कर देना, आप समझ जाइए हमारी ऑडियंस है, ये हंस रही है यहाँ पे, तो जब एडिट होके म्यूजिक लग के ड्रामा आएगा तो वो क्यों नहीं हंसेंगे लोग। वो आपको अंदाजा हो गया? वो अंदाजा हो गया। और फिर समीना आपा हंस पड़ी। मैंने कहा आप क्यों हंस रही थी? जब मैं कहने लगी मुझे इतना मज़ा आ रहा है तुम्हें देख के। फिर सुनीता ने मुझे बोला कि ये सिर्फ आप ही कर सकती थी और कोई नहीं कर सकता था। सऊद ने मुझे कहा कि जहीरा तो बहुत अरे उनसे भी तारीफ मिल गई आपको। बहुत तेज़ आर्टिस्ट है, बहुत तेज़ है। मुझे कहते बहुत तेज़ है। मैंने कहा तेजी की क्या बात है, भी अपना काम अच्छा कर रही हूँ मैं। और सच सच बताऊँ मैं आपको, जब आपकी क्रू अच्छा, आपकी टीम अच्छी हो ना, अब्दुल्ला सेजा बहुत अच्छे हमारे प्रोड्यूसर, फिर हमारे डायरेक्टर तहसीन खान बहुत अच्छा, राइटर बहुत अच्छा, हर कोई आर्टिस्ट, मुनव्वर साहब से लेके समीना आपा, जितने भी लोग हमारे साथ थे, जूनियर आर्टिस्ट भी, सब बहुत अच्छे थे। बड़ा अच्छा माहौल था, इतना अच्छा माहौल था कि हम लोग रो रहे थे लास्ट डे। लग रहा है वो तो कोई बंदा ऐसा नहीं था जो रो नहीं रहा हो। माशाल्लाह से केमिस्ट्री बहुत अच्छी है आप लोगों की। तो जब आपको माहौल भी अच्छा मिलता है और डायरेक्टर भी अच्छा मिल जाता है ना, तो आपके तो वारे न्यारे हो गए। ये तो वारे न्यारे हुए हमारे। आप लोगों की, आपने कहीं बोला कि उसकी इंस्पिरेशन आपकी कोई आसपास आपने कैरेक्टर देखा? मेरी एक फ्रेंड की भाभी थी, वो जो ये रोने वाला और अचानक बात चेंज करने वाला ना, वो मैंने वहाँ से उठाया था। उनको पता चला? उन्होंने कुछ कहा आपको? नहीं, उनको नहीं पता बेचारी को। उनको नहीं पता, मेरा ख्याल नहीं पता, वरना फोन आ चुका होता अब तक। मैं तो ज़्यादा मिलती नहीं हूँ वैसे उन लोगों से, लेकिन उनको मैंने देखा ना कि वो ससुर के इंतकाल में भी वो अजीब अजीब बातें कर रही हैं और लड़ने से बाज नहीं आ रही। ये रोना अचानक और अचानक बात बदल के बातें करना मैंने उनसे सीखा। तो फैन रिएक्शन कोई आया अब जब बाई जाती है? लोग कुछ कहते हैं? लोग बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत मोहब्बत दे रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं। लेकिन बस ज़िंदगी में एक अफसोस रह गया कि लोग सऊद को बड़ा मासूम समझ रहे हैं, जो वो है नहीं। जमाल इतना मासूम नहीं है जितना तुम लोग मासूम समझते हो जमाल को। अज़रा है वो असल ज़िंदगी में। ये तो हम आप दोनों को साथ बिठा के ना, हम टेस्ट लेंगे आप दोनों को साथ बिठा के बहुत जल्द इंशाल्लाह। नहीं मजाक करें, सऊद वैसे ऐसे ही हैं थोड़े, उस जैसा जमाल है। चुप करके सुन के निकल लेते हैं खामोशी से बाहर, बोलने तो बोलती रहेगी। जो अज़रा का कैरेक्टर इतना पसंद आया लोगों को, तो आपको लग रहा था, आप सोच रही थी जब इतना लोगों को पसंद आना शुरू हुआ कि ठीक है उसका मजाक का वो आता था, लेकिन उसकी टॉक्सिसिटी भी बहुत ज़्यादा थी। आई वाज जस्ट वंडरिंग कि क्या हम एज ऑडियंस थोड़े से नेगेटिव, हमारी जो नेगेटिव एनर्जी है हम उसको रिलेट कर पाते हैं ऐसे कैरेक्टर्स से, इसलिए हमें इतने ज़्यादा पसंद आते हैं वो? मेरा ख्याल है हमारी लाइफ में जो चीज़ें आगे पीछे हम देख रहे होते हैं, एक तो वो चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती हैं, या फिर वो जो नहीं होता। अच्छा ऐसा भी हो सकता है, जिनके घर में ऐसे लोग नहीं है वो कहते हैं ला लोग ऐसे भी होते हैं। ये बात भी सही है। और जिनके घर में हैं वो कहते हैं ये देखो बिल्कुल वही वाली हरकत की है जो तो दोनों साइडों से लोग देख रहे हैं। हाँ ये है। तो मुझे तो मज़ा आया थोड़ा। तो अज़रा को थप्पड़ पड़ना चाहिए था? हाँ, ये बहुत सारे पढ़ने चाहिए थे तो एक ही पढ़ा। मेरे तो जमाल का कोई नहीं है जो इतनी अरसे से बर्दाश्त की जाए, तो जमाल साहब कुछ कर लेते ना पहले। नहीं देखिए मैं आपके हक में बात कर रही हूँ। देखिए जमाल को आदत हो चुकी है अब 17 साल से बर्दाश्त करने की, वो कुछ नहीं कर सकते। मुझे कहते थे ना जवेरिया ये तो लाइनें है ही नहीं स्क्रिप्ट में। मैंने कहा ये घर पे रह गई थी ना बोलनी उस लड़ाई में, तो आज बोल दी, आप चले गए थे कमरे से, तो ये वो वाली लाइनें। सारे दिल की भड़ास आपने जो है ना वो वहाँ निकाल दी। नहीं, अज़रा का कैरेक्टर ऐसा था जो लोगों को बहुत बहुत पसंद आया, एंड आई थिंक किसी न किसी लेवल पे लोग कनेक्ट कर रहे थे, देख रहे थे, या उनको आप थोड़ा सा एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रही थी, रिलैक्स करवा रही थी। तो मुझे लगता है उनका आपके लिए जो मोहब्बत है ना, जब हमने बाकी कास्ट का किया, आप नहीं थी इस वक्त यहाँ पे, लेकिन जो नीचे कमेंट्स आ रहे थे ना, लाइक मेरा डीएम भरा हुआ। देखिए मुझे ऐसा लगा कि अज़रा के बाद, वो जमीला के बाद जो ये ज़िंदगी की जमीला थी ना,
उसके बाद मुझे आज अज़रा। तक लोग जमीला कहते हैं। अब बहुत तो सारे अज़रा लोग कह रहे मुझे होंगे। मिलते हैं ना कहीं भी, वो जमीला कहते हैं। तो अब लोगों ने मुझे अज़रा कहना शुरू किया है। जमीला के बाद अगर मेरा कोई कैरेक्टर इतना हिट हुआ है ना तो वो अज़रा का कैरेक्टर है। नहीं, हमें भी आपने एंटरटेन बहुत किया, और लेकिन मुझे उसको थप्पड़ पड़ने पे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करी थी, तो मैंने हाँ, मेरी बेटी भी कहती है आप लोग कैसे डोमेस्टिक वायलेंस दिखा सकते हैं इतना। तो सऊद ने कहा अच्छा, और जो तुम्हारी मामा टॉर्चर दे रही है इतने सालों से है वो कुछ अच्छा, नहीं है। उन्होंने भी आगे से उसको जाना। चलिए, अभी आप कोई स्क्रिप्ट पे काम कर रही हैं, वी सी यू वेरी सून। जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अभी से नहीं कर सकते हम। अभी वो इनिशियल स्टेज में ना, पक्का नहीं है, हो जाए थोड़ा कंफर्म थोड़ा चलिए, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू योर सो मच, टाइम। बहुत शुक्रिया। इतना अच्छा लगा आपसे, इतने मज़े की कॉन्वर्सेशन हुई, गुफ्तगू हुई, और आई होप कि आज लोगों को एक डिफरेंट साइड आपकी देखने को मिली होगी। और थोड़ा अज़रा के बारे में हम इतना नहीं बात कर सके, सॉरी कि टाइम नहीं था, और मैं तो भूल गई थी, मैं तो गप्पे इतनी लग रही थी हमारी, इतने मज़े की वो गुफ्तगू हो रही थी कि वो मैं एंड में मुझे याद आया, मैं तो शायद रैप अप कर देती, बाद में मुझे याद आता कि अरे अज़रा पे भी बात करनी थी, वरना ऑडियंस मुझे छोड़ती नहीं, बट हमने थोड़ा सा कवर कर लिया। लेकिन मैं सोच रही हूँ लोगों के लिए अज़रा को जिंदा रखने के लिए कि कुछ ना कुछ करना सीजन पड़ेगा। 2 सीजन 2 का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अज़रा को भूलने नहीं दूंगी लोगों को, ये अज़रा तो आप- याद रहेगी लोगों तो को। मतलब हम कुछ क्या एक्सपेक्ट करें, कोई हिंट दे रही हैं? सोच रही हूँ अभी मैं, अभी सोच रही हूँ। हाँ, ओके, सोच रही हूँ। ये तो बहुत आपने इंटरेस्टिंग बात छोड़ दी, अब तो सब बड़े है ना? हो जाएंगे बस कि क्या किस अज़रा- तरीके से अज़रा रिटर्न ऑफ अज़रा जान नहीं छोड़ेगी तुम लोगों की, रिटर्न ऑफ अज़रा कैसे होगा। इंशाल्लाह। चलिए, आप अपना Thank you. बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।